अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, वेलकम टू दिसंबर 21 क्लासेस। स्टार्ट करते हैं क्लासेस। मुझे कंफर्म कर दें जी, आवाज़ और क्या कहते हैं, वीडियो क्लियर है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। दिसंबर 21 आज का एजेंडे में हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं, नमाज के ब्रेक के बाद हम नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम आप जानते हैं जी, सऊद तारिक नाम है मेरा। टीचिंग से बहुत ही पुराना ताल्लुक है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं तो ऐसा है कि इनिशियली आई कंप्लीटेड माई ओ लेवल्स इन 2006, कंप्लीटेड माई ए लेवल्स इन 2008। उसके बाद फिर मैंने ACCA स्टार्ट किया एंड देन ACCA कंप्लीट किया मैंने 2010 में, और ACCA के बाद फिर मैं CA में आ गया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह CA जो है वो मेरा आर्टिकलशिप के दौरान December 14 वाज माय क्वालिफाइंग अटेम्प्ट, एंड CA भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। टीचिंग से काफ़ी पुराना ताल्लुक है जी। टीचिंग कब से कर रहा हूँ जी? टीचिंग जो है वो की जा रही है 2005 से। तो व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल्स, तब से जो है मैंने ओ लेवल्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर जब मैं ए लेवल्स में आया तो मैंने अगेन ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और ए लेवल्स का फर्स्ट ईयर पढ़ाना शुरू किया। देन उसके बाद ACCA के दौरान भी टीचिंग का सफ़र जारी रहा। अगेन ACCA में मैं ACCA पढ़ाता था, देन ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स, तो टीचिंग चलती रही। और CA में आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है टीचिंग को नहीं छोड़ा। CA की टीचिंग कब से शुरू की जी? CA की टीचिंग शुरू की है बाद में, जब तकरीबन 8 साल हो गए थे मुझे नॉर्मल टीचिंग करते हुए, तो फिर CA की टीचिंग शुरू की गई तकरीबन यहाँ पे मैं कहूँगा अगस्त 2014। CA फाइनल का एक पेपर होता था और मेरे ख्याल से आजकल बड़ा मशहूर भी हो गया वो पेपर। खैर वो पेपर तो अब नहीं है, मगर वो एरिया मशहूर हो गया जी। कौन सा जी? मैक। नाम सुना है आपने मैक का? खैर, मैक का क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस बला को कहते हैं, इस अटेम्प्ट में क्या हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया में, वो सारी बातें हम आगे जाके कर लेंगे। खैर, तो December 14 के अटेम्प्ट के लिए मैंने मैक पढ़ाना शुरू किया। CA फाइनल का ये मॉड्यूल F का पेपर होता था, जो अब हमारा BFD के अंदर मर्ज हो चुका है। एंड देन 2014 से लेके 2018 तक जो है वो मैक पढ़ाता था मैं, जब तक मैक खत्म नहीं हो गया। पूरा फुल फ्लैश पेपर हुआ करता था और वो पूरा जो है सिंगल हैंडेडली अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता था। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जी 2019 से मैंने फिर जो है BFD पढ़ाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पहले BFD का सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया पढ़ाता था मैं। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 2 सालों से जो है BFD का पूरा एरिया जो है वो मैं देख रहा हूँ। तो ये कुछ एक शॉर्ट सा जो है वो ब्रीफ जर्नी है CA टीचिंग का। तो 2005 से लेके आज 2021 हो गया है, तो ऑलमोस्ट 16 साल होने वाले हैं टीचिंग करते करते। खैर, थोड़ा मेरी एज से भी ज़्यादा, हाफ एज से ज़्यादा जो है मैं कहूँगा थोड़ा अरसा हो चुका है टीचिंग करते हुए। तो खैर, तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। टीचिंग का अगेन नजर आ रहा है आपको कि काफी मतलब पैशन था, क्योंकि पैशन नहीं होता तो इतनी लंबी मैं टीचिंग नहीं कर सकता था। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म होने के बाद तो हरगिज जिसे कहते हैं तसव्वुर नहीं था टीचिंग करने का, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है वो जिसे कहते हैं कि ये ताल्लुक स्टूडेंट के साथ बरकरार रखा, और जो है वो टीचिंग को मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, BFD के बारे में मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे बता दें BFD के बारे में आपने क्या सुना है, फिर मैं आपको बताता हूँ BFD के बारे में। कुछ अपना बारे में। आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है जी, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करना है आपने जी। क्या सोचते हैं BFD के बारे में, क्या सुना है आपने? और इसके चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे, डूज एंड डोज भी करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट बहुत लेंदी है जी, चलें लास्ट अटेम्प्ट पे तो बात करेंगे। बिल्कुल लेंदी तो हर दफा आता है जी। अनसर्टेन एंड टफ, ओके, लेट्स सी कॉम्प्लेक्स, ओके, कैलकुलेशन इन्वॉल्व, CFAP का टफेस्ट सब्जेक्ट है, तारीफ कर रहे हैं आप ये, ठीक है जी। बहुत लेंदी है कोर्स, ठीक है जी। वन ऑफ द टेक्निकल एंड लेंदी सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट मस्ट बी गुड विद नंबर्स, यस। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन कह रहे हैं महेंद्र, ठीक है महेंद्र। सुंदर आयशा कह रहे हैं कि लास्ट अटेम्प्ट टफ थी, ठीक है। उमर जफर कह रहे हैं शुरू के 1.5 टाइम्स में कर लें तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पास करने के लिए। अच्छा, ये राय आ रही है आपकी। टेक्निकल है जी, अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, ओके, रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये आपके कमेंट्स पढ़ोगे, मेरे कमेंट्स नहीं, मैं आपको अपने कमेंट्स दूंगा। अंडरस्टैंडिंग इज द की, ये तो बहुत जरूरी है जी। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। अच्छा, ये तो इजी हो, ये तो मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। मजेदार है जी, फेल भी हो जाए तो दिल नहीं दुखता, नहीं, ये थोड़ा सा खतरनाक कमेंट है। अल्लाह ना करे जी फेल हो कोई, और मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, एंड आई थिंक तो खैर ठीक है जी, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, BFD के बारे में एक चीज बता दूं आपको, थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड बता दूं मैं आपको।
जी पास्ट ट्रेंड 2000, अब आपने देखा मैं 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह सीए की टीचिंग से मुंसलिक हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2021 आ गया है, सीए की टीचिंग करते हुए भी तकरीबन 7 साल हो गए मुझे। और इस दौरान मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर था वो थोड़ा टेक्निकल होता था, डिफिकल्ट होता था, पासिंग रेशियो बड़ा खराब होता था। बीएफडी के बारे में एक अच्छी बात है, अब इस अटेम्प्ट में पता नहीं क्या रहता है, अल्लाह खैर करे, मगर इस अटेम्प्ट से पहले बीएफडी का जो पासिंग है, चाहे मैं बात करूं दिसंबर 20 की, चाहे मैं बात करूं दिसंबर 19 की, चाहे मैं बात करूं समर 19 की, चाहे मैं बात करूं दिसंबर विंटर 18 की, मतलब पिछली जितनी भी आप अटेम्प्ट उठा के देख लें, इनमें बीएफडी का जो परमानेंट क्रेडिट है यहाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट 700 परमानेंट क्रेडिट, ठीक है ना, आपने शायद सुना होगा 50% ऑलमोस्ट 49% रिजल्ट आया था दिसंबर 20 में बीएफडी का। तो 50% 49% रिजल्ट अगर किसी सीफैप के सब्जेक्ट में आ रहा है तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्या कहेंगे हम उसको तो मेरे ख्याल से हम आसान कहेंगे ना, ठीक है। दिसंबर 19 में पेपर थोड़ा टेक्निकल था, मगर इसमें भी 370 के आसपास परमानेंट क्रेडिट देखने को मिले। समर 19 में भी एक बहुत अच्छा 300 के आसपास 300 प्लस परमानेंट क्रेडिट देखने को मिले। विंटर 18 में भी 300 के ऑलमोस्ट, पूरा 300 नहीं था आई गेस, 280 270 था, इस तरह का था। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि बीएफडी का कोर्स लेंदी है, लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल का मतलब है बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी जाएंगी, अभी मैं आगे जाके स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा भी कि हमारी जिसे कहते हैं आसपास की जिंदगी से बड़ा ही क्लोज ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी। मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है इसमें, कोशिश करेंगे कि वीडियो कनेक्ट ना करें, ठीक है, ओके। तो मैथमेटिक्स इसमें अच्छी खासी इन्वॉल्व है, ये भी एक इसमें जो है इसकी मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं कि बीएफडी के बारे में पता होना चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, पिछली अटेम्प्ट को अगर थोड़ा सा चले हम डिस्कस करते हैं, या पिछले अटेम्प्ट को फिलहाल 2 मिनट के लिए सैंपल से बाहर कर दें, तो इजी टू पास है इफ फुल कवरेज। ये क्या मतलब हुआ इफ फुल कवरेज का, कि कवरेज अगर पूरी है, 100% पढ़ के गए हैं, कोई चीज नहीं छोड़ी है, किसी पेपर किसी सब्जेक्ट को किसी टॉपिक को स्किप नहीं किया है, ठीक है, तो पेपर में पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये जो परमानेंट ग्रेड मैंने आपको बताया 700 तो खैर बहुत ज्यादा ही हो गया, 370 300 प्लस 300 ये बिल्कुल आप जो है ना वाउच कर सकते हैं। तो ये पिछला ट्रेंड ये बता रहे हैं कि एग्जामिनर तंग नहीं कर रहा, आप पढ़ के जाएंगे, अच्छी कवरेज करके जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पास किया, आपको ही पास कर देगा, ठीक है जी। अभी जैसे आजकल मेरे ख्याल से एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली हॉट इशू चल रहा है कॉर्पोरेट लॉ, आई थिंक पिछली 3 अटेम्प्ट से लगातार मुश्किल पेपर आ रहा है, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। टैक्सेशन का पिछले अटेम्प्ट में मैंने सुना बहुत खतरनाक रिजल्ट आया था, आई थिंक 60-80 परमानेंट क्रेडिट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ऐसा ही था। तो ये वो बात बीएफडी में नहीं है। तो बीएफडी का परमानेंट क्रेडिट या पास ट्रेंड तो बता रहा है कि जी बच्चे तो बच्चे खाते पास हो रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। लॉ में पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से काफी जिसे कहते हैं कि उसमें लोग परेशान हैं, एंड जिसे कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मगर खैर टैक्स का इस बार पता नहीं क्या रहा, इस बार कह रहे लेंदी है, ठीक है। लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल टैक्स का रिजल्ट भी काफी खराब रहा। तो कहने का मतलब अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैं प्रीवियसली सब्जेक्ट पढ़ाता था, ये भी अजीब पेपर था, इसमें भी कभी मैंने जिंदगी में अपने 50 बच्चे पास होते देखे, मतलब अपने मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में परमानेंट क्रेडिट 50 आ रहे हैं। विंटर 2015 मुझे अभी भी अटेम्प्ट याद है, फिर एक अटेम्प्ट विंटर 2017 पूरा पाकिस्तान पेपर दे रहा था क्योंकि ये पेपर खत्म होने वाला था, उसमें सिर्फ 100 बच्चे पास हुए, 100 परमानेंट क्रेडिट, हालांकि डबल ट्रिपल लोगों ने पेपर दिया था। तो कहने का मतलब है कि ये जो इतने खराब नंबर्स हैं जो मैक में हुआ करते थे एक जमाने में, या अभी आजकल आप लॉ टेक में देख रहे हैं, कभी कभार टैक्स या ऑडिट में हो जाता है, सही है, एफआर में कुछ टाइम पहले हुआ था कि वो 2-3 अटेम्प्ट लगातार खराब रिजल्ट, ऐसा बीएफडी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखने को मिला। हाँ, इस अटेम्प्ट में क्या रहता है, मैं भी इस अटेम्प्ट के बारे में, कौन सी अटेम्प्ट थी, जून 2021, इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जी, अल्लाह जानता है जी। मगर खैर अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जिसे कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक मुनासिब सा फीडबैक दिया, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जिसे कहते हैं कि अबतर हालत नहीं होगी इंशाल्लाह। खैर, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है बीएफडी के बारे में। मैथमेटिक्स, सर क्या मैथमेटिक्स के लिए हमें क्या क्यूटी वापस पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स से लोग थोड़ा डरते हैं, मैथमेटिक्स के लिए ये चीज़ ध्यान में रख लें जी, जितनी मैथमेटिक्स चाहिए वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो क्लास में हो जाएगी। उसके लिए मैथ्स का टीचर, मैं कुछ जगह में आपको कहूँगा मैं आपका मैथ्स का टीचर बनने जा रहा हूँ, तो वो आप टेंशन ना लें, मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो क्लास में कवर हो रही होगी। तो ये कुछ बीएफडी का इंट्रोडक्शन है, क्या कहते हैं, फॉर्मूले क्रैम करने की, नहीं, फॉर्मूले के लॉजिक्स, फॉर्मूले की लॉजिक्स आपको बता दी जाएंगी। फॉर्मूले की पूरी हमारी बुक के अंदर पूरी एक जिसे कहते हैं कि शीट बनी हुई है, पूरे चैप्टर बना हुआ है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है जी, समझ के जाएंगे इंशाल्लाह, चीजें तो आसान होंगी। अच्छा, सिलेबस देख लें जी। अच्छा, इस बार लोगों का ये ख्याल था कि अब ये बीएफडी नहीं रहा, अब ये बीएफडी के अंदर बीएफडी प्लस मैक हो गया। तो मैं थोड़ा चाहूंगा क्विकली थोड़ा सा ग्रिड पे बात कर लें,
सही है, मैथ्स वीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कराई जाएगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कराई जाएगी, नॉर्मल मैथ्स में बात होगी और वो इंशाल्लाह आपको क्लास में सिखा दी जाएगी। अच्छा जी, जरा देखिएगा, ये हमारा सिलेबस है जो आई कैप का C5 का सिलेबस है, इसमें ग्रिड देख लें, ग्रिड आई कैप फॉलो करता है। बहुत सारे लोगों का इस अटेम्प्ट में शिकवा था कि जी ग्रिड फॉलो नहीं हुई, शायद आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने बात की। जी बिल्कुल, हमारी बुक अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में ले जा सकते हैं, ताहा सलीम हमारी बुक जो है वो पेपर में बिल्कुल ले जाई जा सकती है, अल्लाह का शुक्र है जी। काफी लोग जो हमसे इवन नहीं भी पढ़े होते वो भी हमारी किताब लेके जा रहे होते हैं, तो बुक का मसला नहीं है जी। इंशाल्लाह आप जो है वो हमारी जो कोर्स बुक होगी जो हम पूरे सेशन में फॉलो करे होंगे वो आप आराम से ले जाइएगा, प्रॉपर्ली पब्लिश्ड है और बहुत सारे लोग बिल्कुल जो है वो उससे फायदा उठा रहे होते हैं, अदर देन दोस्त जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। वेलकम जी। अच्छा, इस बार लोगों का कहना ये था कि शायद ग्रेड जो है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ग्रेड है जो 20 मार्क के अंदर अंदर होनी चाहिए, वो ब्रीच हुई है। शायद 35 मार्क लोगों का कहना है कि जी वहां से आ गया। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग येलो हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। तो एक कुछ दो से 3 टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यहाँ है और 4 टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यहाँ, ठीक है जी। तो 2 से 3 टॉपिक जो है जो थोड़े हल्के टॉपिक हैं, जो थोड़े रेयर टॉपिक हैं, वो यहाँ है। और नीचे जो है वो ग्रेड डी में 4 टॉपिक है मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर। ये मैक एरिया है, प्योर मैक एरिया, और इसके अंदर ये जो डिसीजन मेकिंग का एरिया ये मैक कहलाता है। तो इस बार एग्जामिनर ने ये किया कि एक सवाल यहाँ से पूछ लिया और एक सवाल यहाँ से पूछ लिया, तो लोगों को लगा कि शायद 2 एरिया सवाल मैक क्या है, तो मैक में ऐसा नहीं है। मैक जो है वो 2 ग्रिड्स को कवर कर रहे हैं, यहाँ भी मैक है थोड़ा सा, और ये तो प्योर मैक है, ये तो ग्रिड ही मैक की कहलाई जाती है। बुक इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, कोशिश है उसमें कुछ अपडेशंस दरकार है, मेरे एंड से मैं चाह रहा हूँ इसमें और थोड़ी सी कुछ और मजीद इंप्रूवमेंट कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी अभी खैर काफी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, मगर कुछ हल्की बुल्की इंप्रूवमेंट जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जुलाई के मैं सोच रहा हूँ मिड तक आपको जो है बुक प्रोवाइड कर दी जाए, 1 महीने में पब्लिश और ये सारे चेंजेस करा दी जाए। तो खैर वैल्यूएशन एक टॉपिक है, इसका 15 से 20 मार्क का कंफर्म सवाल है, कंफर्म सवाल है जी, कंफर्म्ड एरिया। ये मैं भी आपको कंफर्म भी बताऊंगा अभी पास्ट ट्रेंड में क्या हुआ। रिस्क मैनेजमेंट को हम कहते हैं प्यार से फॉरेक्स। वो आजकल हमारे मुल्क में मुझे बताएं डॉलर की क्या पोजीशन है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? परेशानी है हमारे लिए या अच्छी बात है? डॉलर के मामले में लोग खुश हैं या ना खुश हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि अगेन ये भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। इस पे एक सवाल बनता है फॉरेक्स पे, क्या आपका ख्याल है डॉलर के बारे में? खुशी की बात है जी, ठीक है, ना खुश हैं। अगर हम एक्सपोर्टर है तो ना खुश हैं, बट मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो है वो खुश है कि जी चले जी हमारा जिसे कहते हैं कि करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। पिछले कुछ मंथ्स में जो है इसका हमें खिताब भी मिला है माशाल्लाह, ठीक है जी। फ्रीलांसर जो है वो ना खुश हैं, ठीक है जी, बिल्कुल, क्योंकि उनको पैसे कम मिल रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं इमाद, परफेक्ट आपने बात की। एक्सपोर्टर खुश नहीं है क्योंकि एक्सपोर्टर को तो कम पैसे मिलेंगे, हादी सही है। मुनासिब रेट है जी 156, बिल्कुल सही है जी, मुनासिब हो गया रेट। खैर, तो कहने का मतलब है कि ये जो प्लस माइनस हो रहा होता है इसको कैसे कवर किया जाए। अगर डॉलर बढ़ रहा हो, जैसे कि अक्सर बढ़ रहा होता है, तो उसको कवर करने की क्या टेक्निक, इस पे भी समझे एक तकरीबन सवाल बन रहा होता है। इंटरेस्ट रेट को कैसे हेज किया जाए, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, सारी चीजें इसमें। अच्छा, अब थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएंगे, मैं मोटा मोटा बात करूंगा अभी, फिर मैं स्पेसिफिक टॉपिक से बात थोड़ा सा आगे जाके करूंगा। अच्छा, एक चीज समझ ले पहले यार, हमारे बीएफडी में आते हैं 5 सवाल। कितने सवाल आते हैं जी? 5 सवाल आते हैं, क्योंकि मैं चल रहा हूँ पेपर का स्ट्रक्चर भी हम पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आई कैप लेवल पे जाना है तो हमें आई कैप की बातें पता होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है जी। और कितने कंपलसरी होते हैं जी? सारे कंपलसरी, इतनी जाहिर सी बात है। अच्छा, ये जो ग्रेड ए है हमारी, सेक्शन ए है हमारी, यहां से बनते हैं 2 सवाल, ठीक है जी, यहां से बनते हैं 2 सवाल। और मर्जर एंड एक्विजिशन जो दूसरी ग्रेड है इसमें से बनता है 1 सवाल लाजमी। फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट जिसमें डॉलर वगैरह की बातें हो रही थी, वहां से भी 1 सवाल लाजमी बनता है। कितने हो गए सवाल? मेरे ख्याल से 4 सवाल हो गए। 5 सवाल होते हैं, ये 15 से 20 मार्क के होते हैं, 15 मार्क का भी, 15 से 25 मार्क के, सॉरी 25 मार्क तक का भी सवाल आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आखिरी एरिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया, यहाँ से भी 1 सवाल लाजमी है। तो टोटल 5 सवाल आप एक्सपेक्ट करेंगे पेपर में इंशाल्लाह, ठीक है। 20 मार्क, 22 मार्क, 18 मार्क, 17 मार्क, 16 मार्क, सही है, 24 मार्क, ये सारी बातें आपको नजर आ रही होंगी पेपर सिनेरियो में, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा एक इंट्रोडक्शन हमारा जो है वो हो जाए इनिशियल लेवल पे। अच्छा, अब आप अगर गौर करें, देखें हो क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने पढ़ा, एक एरिया होता है, किसी को याद आ रहा है? एक एरिया होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी, आईआरआर, हाँ, जो कॉस्टिंग में, कैफेड में हमने पढ़ा था, कंफर्म एरिया होता है, F9 में भी होता है इसी के। ये समझे, उसका एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इससे 1 सवाल लाजमी आता है, कम अज कम। इस बार भी पेपर में आया है, इस बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आया, ठीक है जी, एडवांस वर्जन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, कैफ 8 में। बिल्कुल, बीएफडी का पेपर लेंथी होता है,
बिल्कुल लेंथी होता है जी फैजान, बिल्कुल जैसे मैंने पीछे बात की, बिल्कुल पीएफडी का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, उसको कैसे कवर अप करेंगे मैं आगे जाके बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा कि पेपर अप्रोच क्या होनी चाहिए। इनिशियल लेवल पे बात हो रही है तो आई थिंक वो बात पहले दिन ही हो जाए, डायरेक्शन क्या सेट हो रही है। अच्छा, वैक एक नया एरिया है आपके लिए, ये आपने नहीं पढ़ा पहले। पोर्टफोलियो थ्योरी सीएपीएम नया एरिया, ये आपने पहले नहीं पढ़ा। रेलेवेंट कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है कैफ एड में, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने क्यूटी में पढ़ा है, मगर मैं कहूंगा नहीं पढ़ा हुआ आपने, क्योंकि आपको याद भी नहीं, याददाश्त हमारी बड़ी कमजोर है ना यार, हमें याद नहीं रहता कल खाना क्या खाया था, तो हमें ये क्यूटी वाला लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे याद रहेगा। खैर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये भी न्यू एरिया है, तो ये सारे न्यू एरियाज हैं जो हमारे जो है वो कवर हो रहे होंगे। हाँ, ये एक मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कुछ, मगर अगेन ये भी 20-30%, मेजॉरिटी 60-70% चीजें बहुत एडवांस है। कैफ एड के लेवल तो कुछ भी नहीं था, कि इवन तो कैफ एड के लेवल से ही मैं शुरू कराऊंगा ताकि बेस बन जाए, सबकी एक जैसी हो जाए, और फिर हम इंशाल्लाह जो है वो बीएफडी के बहुत अच्छे क्वालिटी सवाल, जिसमें टैक्सेशन भी है, जिसमें एयरलाइन इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे हॉस्पिटल भी है, उन सारे एरियाज को, प्रैक्टिकल एरियाज को देखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही है मोहम्मद अनान कि जी मेमोरी जो है वो हमारी बड़ी माशाल्लाह जिसे कहते हैं कि कम हो रही होती है। खैर, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, इसके साथ ये कुछ और टॉपिक हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है इसके साथ एक एरिया, ठीक है। इसके साथ एक एरिया होता है एसेट रिप्लेसमेंट, इसके अंदर एक और एरिया होता है लीज और बोरो, कैपिटल राशनिंग। तो ये मजीद कुछ इसके अंदर मजीद सब टॉपिक्स हैं जो कभी आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। ये सारे टॉपिक आप फर्स्ट टाइम जो है जिंदगी में बीएफडी के अंदर पढ़ रहे होंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस है, एसेट रिप्लेसमेंट, एसेट रिप्लेसमेंट मतलब गाड़ी कितने साल में रिप्लेस करें, गाड़ी का भी आगे जाके मैं तस्वीर भी दिखा दूंगा, ठीक है जी। 2 साल में रिप्लेस करें, 3 साल में रिप्लेस करें, कितने साल में गाड़ी रिप्लेस करें। खैर, उस पर मैं आपसे प्रैक्टिकल बात भी करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है मेरा ऐसे ही, गाड़ी जल्दी रिप्लेस करने से क्या फायदा होगा? अगर गाड़ी को जल्दी रिप्लेस कर ले, लेट से 5 साल लाइफ है, आपने 3 साल में गाड़ी बदल ली, क्या फायदा होगा? पार्टिसिपेट करें। अगर आपने 5 साल की जगह 2 साल में गाड़ी बदल ली, 3 साल में गाड़ी बदल ली, वेरी गुड, मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी गुड, जबरदस्त। मोहम्मद आरिफ ने सही कहा, और दूसरा उमर जफर भी सही कह रहे हैं, एच अल्ताफ भी सही कह रहे हैं कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, डेप्रीशिएशन कम चार्ज होगा। डेप्रीशिएशन तो खैर ये पॉलिसी के मुताबिक होता है, सेल प्रोसीड ज्यादा मिलेगी, बेहतरीन, परफेक्ट। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं, फंड लॉक हो जाएंगे। एक नुकसान भी होगा, रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा मिलेगी, मेंटेनेंस जो है वो आपकी जिसे कहते हैं कि बच जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी पुरानी गाड़ी होती है उतना रिपेयर का खर्चा ज्यादा आता है, उधर मैकेनिक के चक्कर ज्यादा लगते हैं यार, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये होगा कि एक नुकसान भी होगा कि भाई इतने पैसे अरेंज करना आसान थोड़ी है। एक दोस्त आपको जोश दिला रहा है, बोला यार वो तुमने नया मोबाइल नहीं लिया, हमने कहा जरूरत क्या है नया मोबाइल की, बोला यार तुम्हारे पास ये क्या मोबाइल, तुमने 6 महीने से एक मोबाइल रखा। हमने कहा भाई 6 महीने में बाद मोबाइल चेंज करना आसान थोड़ी है भाई, स्टेपेंड जो है वो हमें मिलती है माशाल्लाह, बस उससे हम एग्जाम के खर्चे पूरे कर लेते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं जो है वो नया नया फोन जो है 6-6 महीने बाद, भाई कैश फ्लो इन्वॉल्व है। तो इसी इतना ये कि 2-2 साल में 3-3 साल में गाड़ियां बदलने लग गए, ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय बोलेगा यार हमारी कंपनी तो बार बार गाड़ी जो है चेंज कर लेती है, मगर उसके लिए फंड अरेंज करना उसकी कॉस्ट है। अच्छा, फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज होंगी, सही कहा काशिफ आपने, बिल्कुल सही है। अरीब जब्बार ने बिल्कुल सही कहा, सेल प्रोसीड नहीं, सेल प्रोसीड ज्यादा होगी ना अरीब, अगर मैं 2 साल पुरानी गाड़ी बेचूंगा तो उसके पैसे मुझे अच्छे मिल जाएंगे। 5 साल बाद गाड़ी बेचूंगा तो 5 साल बाद तो पता नहीं हमारे कराची की रोडों की बजाय बात तो अल्लाह माफ करे, जिस तरह की ड्रिफ्टिंग ये वो अल्लाह माफ करे, जो चीजें चल रही होती हैं, तो फिर तो गाड़ी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत ही अच्छी रीसेल वैल्यू दे सकेगी। खैर, अच्छा, तो ये सारी बातें यहाँ हो रही होंगी जी। लीज और बोरो, लीज करें या बोरो करें, कैपिटल राशनिंग एक बड़ा अच्छा सा एरिया है, बहुत प्यारा सा एरिया है, ठीक है जी। ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। वैक, पोर्टफोलियो थ्योरी, सीएपीएम, शेयर्स में इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर में इन्वेस्ट ना करें, ये पूरा यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो थ्योरी में कवर हो रहा होगा। खैर, तो पहला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क आएंगे। अच्छा, इस बार पेपर में क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं। इस बार पेपर में ये हुआ, नॉर्मली सवाल जो आता था ना, 2 सवाल वो इस तरह से आते थे, एक सवाल यहाँ से आता था और एक सवाल इन दोनों में से किसी एक से आ जाता था, ठीक है। 2 सवाल ऐसे बनते थे, एक सवाल यहाँ से तो लाजमी है, ये तो आप समझे कंफर्म एरिया है, इसको मैंने बॉक्स बना दिया, और एक सवाल इन 2 में से किसी एक से आता था। इस बार ऐसा हुआ कि इन 2 में से सवाल नहीं आया, सवाल जो दूसरा बना ना वो कहाँ से बना, वो यहाँ से बन गया, वो इस ग्रेड से बन गया। रेलेवेंट कॉस्टिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिस्क अनसर्टेनिटी, ये मैक 1 है। देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, मैक 1। मैक 1 का मतलब है मैक का एक हिस्सा यहाँ पे है और मैक का दूसरा हिस्सा यहाँ पे है। अब स्टूडेंट्स के ध्यान में ये था कि नहीं जी मैक की तो अपनी डेडिकेटेड ग्रेड है, जो कि पास पेपर में भी इतनी 15 से 20 मार्क की फॉलो हुई है और यहाँ भी 15 से 20 मार्क की आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो उसने एक सवाल यहाँ पूछ लिया मैक का और एक सवाल मैक का उसने यहाँ पूछ लिया, तो 2 सवाल हो गए मैक के। खैर, तो जिसकी वजह से, अच्छा मजे की बात, ये पेपर का पहला दूसरा सवाल अगर आप वो आ जाए जो आपने अनएक्सपेक्टेड हो, जो अनसर्टन हो, जो जिसे कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो,
तो वहीं से ही फिर थोड़ा साइकोलॉजिकली बंदा जो है वो हिट हो जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। 3, 4 एंड 5 में मैं समझता हूँ काफी बचने के रास्ते थे। इनफैक्ट ये वाला सवाल बहुत स्कोरिंग था, ठीक है, बट वहाँ एग्जामिनर ने लेंथ वगैरह बहुत सवालों की रखी थी, वहां पे लोगों को परेशानी हुई। तो खैर, तो ग्रिड जी बिल्कुल, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बेफिक्र है। तो कहने वाले ग्रिड आई क्या फॉलो करता है, मैंने आपको ग्रिड दिखाई थी, वापस ग्रिड दिखाता हूँ। ग्रिड में क्या था, 40 to 60 था ग्रिड ए में, 40 to 60 था। तो हमारा पास पेपर एनालिसिस क्या कह रहा है, हमारा पास पेपर एनालिसिस कह रहा है 44% पिछली 9 अटेम्प्ट का, जब से ये C-FAB 4 हुआ है। C-FAB 4 कब हुआ ये विंटर 2016 से हुआ है C-FAB 4। पहले ये खाली BFD था, मतलब जो नई स्कीम आई है वो 2016 से आई है। तो नई स्कीम में आज तक विंटर 16 से लेके समर 21 तक 9 अटेम्प्टें हुई हैं। 2020 की अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट नहीं हो सकी कोविड की वजह से। क्या कहते हैं, बाकी उसके अलावा जिसे कहते हैं 9 अटेम्प्ट में 44% ये, 20% ये एरिया वैल्यूएशन का, ठीक है जी, और 17% फॉरेक्स है। आप देखें ग्रिड में भी ऐसा ही था कि 15 से 20 मार्क का, तो यहाँ 20% एग्जामिनर गया, यहाँ 15 से 20 है, यहाँ 17% एग्जामिनर गया, और यहाँ 10 से 20 है, यहाँ एग्जामिनर 19% गया, 19% गया। आप ऐड कर लें ऑलमोस्ट ये 100 बन जाता है। तो ग्रिड इसने अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो की है, ये एक अच्छी बात है। कभी कभार दूसरे सब्जेक्ट्स में आई गेस फॉलो नहीं होती, मगर यहाँ पे मैं कहूँगा ग्रिड को क्रेडिट दूंगा कि ठीक है यार, चलो उन्होंने ग्रिड तो फॉलो की। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 5 सवाल अभी से मैं बता रहा हूँ आपको। एक सवाल यहाँ से, एक सवाल इस टॉपिक से, 2 सवाल जो है वो इस इन 4 एरियाज में से, और एक सवाल कंफर्म यहाँ से। 5 सवाल पूरे पेपर में आपको अभी से पता है कि क्या आने वाले हैं, अभी से पता है, ठीक है जी। तो एग्जामिनर एक चैलेंज कर रहा है हमें, और मैंने आपको बताया भी माशाल्लाह हमारा पासिंग परसेंटेज जो BFD का रहा है, हमारा मतलब ये कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये जितने भी लोग पेपर देते हैं, तो उसमें आपने देखा कि परमानेंट ग्रेड बहुत अच्छे आते हैं BFD में एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये कुछ BFD के कोर्स में प्रैक्टिकल बातें होंगी जी। ऑलपर्स की एग्जांपल डिस्कस होगी कि ऑलपर जब लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ था। ऑलपर जब लॉन्च होता है तो उसकी फोरकास्टिंग, उसकी फीजिबिलिटी कैसे बनाई जाए, इसकी फीजिबिलिटी कैसे बनेगी कि ऑलपर लॉन्च करें या ना करें, ठीक है ना, ये बातें होंगी। गाड़ी के बारे में आपको पता ना, गाड़ी कौन सी गाड़ी है ये, वैसे समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी डाल दी मैंने। खैर, जो भी गाड़ी है ये, तो इस गाड़ी का के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2 ईयर में रिप्लेस करें, ठीक है ना, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। 3 ईयर्स में रिप्लेस करें या 4 ईयर्स में रिप्लेस करें, ठीक है जी। स्पॉटेज है, ठीक है जी। हुज़ैफा अब्बासी, फैजान अली, एम हादी, फैजान अली शेख, ठीक है जी, सही आइडेंटिफाई किया आपने। स्पॉटेज है, बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से, यस किया लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सेट हो गया। अच्छा, तो ये कुछ बातें जो हैं वो हमारी कोर्स में हो रही होंगी, कुछ प्रैक्टिकल बातें। टैक्सेस, अगेन सेल टैक्स, हालांकि टैक्स का अलग पेपर है C-FAB 5 मेरे ख्याल से, मगर ICAP जो है वो यहाँ पे माशाल्लाह प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी टैक्स की चेक करता है। इनकम टैक्स, और कौन सा टैक्स होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक विदहोल्डिंग टैक्स होता है, सही है ना। तो इसी तरह एक और आपने नाम सुना है, टर्नओवर टैक्स, नाम सुना है आपने, टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टर्नओवर टैक्स। एक सवाल ऐसा भी बना है, टर्नओवर टैक्स भी पूछा एग्जामिनर ने, तो कहने का मतलब FED नहीं पूछी अभी तक है। फाइनल टैक्स, FTR, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये सारे टैक्स आपको आने चाहिए किस में जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में निकलती है NPV। NPV का फुल फॉर्म बताएंगे, व्हाट इज NPV, क्या कहते हैं वो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV एंड IRR, ये तो आपने कैफेट में पढ़ा, जिससे आगे बातें होंगी। तो ये सारी बातें जो हैं NPV IRR की टैक्सेस के साथ पूछी जाएंगी। बिल्कुल सतीश सही कह रहे हैं, सतीश, हबीबा फातिमा, रिजवान अब्बास, फैजान अली शेख, अब्दुल हन्नान, अहमद को क्लिक करना पड़ेगा कॉल थ्रू इंटरनेट पे। अच्छा, तो ये सारी बातें हमने कर ली। मोहम्मद हनान का भी आंसर सही था, ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी हमारे कोर्स में चलेगा। डेट और इक्विटी, अच्छा जी, एक सवाल का जवाब दे मुझे, ऐसे ही सवाल जहन में आ रहा है, फिर मैं बात को आगे बढ़ा दूंगा कि डेट और इक्विटी में से ये बता दें टैक्स सेविंग कहाँ आती है। डेट पे टैक्स सेविंग आती है या इक्विटी पे टैक्स सेविंग आती है। टैक्स वाले किसको एक्सपेंस मानते हैं, डेट से रिलेटेड जो रिटर्न दिया जाता है उसको, या इक्विटी को। डेट से रिलेटेड, बिल्कुल, डेट पे जो इंटरेस्ट होता है, सूद होता है, उस पर टैक्स सेविंग आती है, और इक्विटी पे जो डिविडेंड होता है या कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स सेविंग नहीं आती है। तो डेट और इक्विटी का मवाजना आई थिंक कैफ 8 में भी होता था, बहुत लिमिटेड लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे। ये मवाजना इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे लेवल पे कैलकुलेशन समेत ये होगा। वैक के टॉपिक के अंदर बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाएगी कि जी शेयर होल्डर के थ्रू हम पैसा लें या डेट होल्डर के थ्रू पैसा लें, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैलकुलेशंस, वैल्यू ऑफ द कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारी बातें इंशाल्लाह हमारे कोर्स में आएंगी। ये क्या चीज है जी, खैर मुझे इसको देख के अपनी फर्म का लोगो याद आ जाता है। फर्म के लोगो में मेरे ऐसा है, ये पोर्टफोलियो का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें ब्रीफ केस की बात की जाएगी। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है जी, पोर्टफोलियो मींस बंच, पोर्टफोलियो मींस बंच या ब्रीफ केस।
तो ब्रीफ केस की बात भी जो है बड़ी होगी हमारे कोर्स में कि ब्रीफ केस कैसे बनाया जाए, ब्रीफ केस में क्या रखा जाए, कौन कौन से शेयर्स रखे जाएं, यूनिलीवर के रखे जाएं या ओजीडीसी के रखे जाएं या बाइको के रखे जाएं या शेल के रखे जाएं। तो जो ब्रीफ केस है कैसे बनेगा, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, तो ये भी हमारे कोर्स में बात होगी। व्हाट इज दिस लास्ट, ये भी हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं आएगा। ये टेक्निकल एक जिसे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या कहते हैं इसको हम, व्हाट इज दिस। बिल्कुल सही है जी, रिजवान अब्बास ने बिल्कुल सही कहा। खैर उज़ैफा अब्बासी भी सही कह रहे हैं। कैश बॉक्स कह लें, गुल्लक कह लें, मेरे ख्याल से लोकल वर्ड यूज कर लेते हैं गुल्लक, जो बचपन में तो खैर मैंने भी बड़ा जिसे कहते हैं कि रखा है, एंड बहुत सारे लोग जो है वो ये रख रहे होते हैं। सेविंग बॉक्स कह लें, कैश बॉक्स कह लें, खैर गिल्ला भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या चीज होती है, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी रखती हैं। जो फ्री कैश फ्लोस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट है फ्री कैश फ्लोस का, तो वहां इस पे बात की जाएगी कि जिस तरह हर एक आम बच्चा छोटा सा स्कूल जाता है अभी ये इस तरह से जो है सोच रहा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह से सोच रही होती है। फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये बात की जाएगी गुल्लक की, एंड बाकायदा ये टर्म हम यूज भी करेंगे। किसी किताब में नहीं मिलेगी ये टर्म आपको, मगर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट। तो मैं अब एक इंप्रेशन देना चाह रहा हूँ कि काफी प्रैक्टिकल बातें होंगी और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जैज और वालिद का मर्जर हुआ था कुछ टाइम पहले जी, ये हमारे कोर्स में जो है डिस्कस हो किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मर्जर हुआ था कुछ टाइम पहले, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ अर्से पहले। वैसे तो बड़े बड़े मर्जर देखने को आते हैं, मगर पाकिस्तान के लेवल पे बात करें तो एक लोकल कंपनी ने एक क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को या फॉरेन कंपनी को एक्वायर किया था, ठीक है जी। तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो अपने जिसे कहते हैं कि इन सेशंस में उन एग्जांपल्स को भी कवर करे होंगे। और बहुत ही ज्यादा कोविड के बाद भी बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक रहा मर्जर एक्विजिशंस का, ठीक है। बैंक में बहुत ज्यादा रहता है ये प्रैक्टिकल, तो इसका एक सवाल इसीलिए लाजमी भी है, मर्जर एंड एक्विजिशन का एक सवाल लाजमी, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है और ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखने को आ रहा होता है। अच्छा, डी मर्जर क्या है जी, नाम से ही लग रहा है कि रास्ते जुदा जुदा हो गए जी, रास्ते जुदा जुदा हो गए। ब्रेकिंग अप क्रिएट वैल्यू, ओके, ये इन्होंने कहा है कि जी डज ब्रेकिंग अप क्रिएट वैल्यू। क्या अगर ऑर्गेनाइजेशन तोड़ दी जाए, जैसे एक जमाने में आईसीआई जो था वो एक्सो नोबेल की सब्सिडरी था, फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि एक्सो नोबेल अलग हो गया और आईसीआई अलग हो गया, तो ऐसा होता है कभी कभार, ठीक है जी। तो डी मर्जर क्या बेनिफिशियल है कि हम तोड़ दें तो बेनिफिशियल है या नहीं है, तो ये भी हम अपने कोर्स में देख रहे होंगे। फॉरेक्स अगेन डॉलर का रेट, पुराने रेट है नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, ये वो रेट है मेरे ख्याल से जो खान साहब टारगेट करेंगे कि यहाँ तक पहुंच जाए डॉलर। खैर डॉलर, यूरो, पाउंड, यूएई दिरहम, रियाल, कुवैती दिनार, ये सारे करेंसीज हमारी इंशाल्लाह कोर्स में आएंगी ऑलमोस्ट। मलेशियन रिंगिट भी है किसी सवाल में, क्रोन भी है, यस क्रोना भी है, स्वीडिश क्रोना, खैर अजीब सा यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं नाम आ रहा है, बट खैर तो ये सारी भी अगेन बातें जो है हम कोर्स में कर रहे होंगे फॉरेक्स में। अच्छा, हमारी अप्रोच क्या होगी, अब जरा बात कर लेते हैं अप्रोच पे, फिर हम बात करेंगे सीक्वेंस पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट डूज एंड डोंट्स। अच्छा, अप्रोच हमारी क्या होगी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से, हर टॉपिक का बैकग्राउंड होगा कि जी एसेट रिप्लेसमेंट का टॉपिक क्यों आया, लीज और बोरो का टॉपिक क्यों आया, ठीक है जी। कैपिटल राशनिंग से हम क्या फायदा जो है वो ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बैकग्राउंड एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच टॉपिक, पहले ये बात होगी। क्योंकि थ्योरी भी आ रही है पेपर में, और थ्योरी अल्लाह का शुक्र है इस पेपर में तो खैर नहीं आई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है जब दिसंबर 20 में थ्योरी आई थी, आप फीडबैक लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास की जो किताब है उसमें 30-35 मार्क की थ्योरी सारी अल्लाह का शुक्र किताब में थी, तो थ्योरी आई भी तो लोगों को परेशानी नहीं हुई, ठीक है। थोड़ा सा दिसंबर 20 में पैटर्न अलग था कि वहाँ 30-35 मार्क की थ्योरी आ गई, इस पेपर में थ्योरी इतनी खास थी नहीं। तो थ्योरी ज्यादा है कम है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के पीछे बैकग्राउंड क्या है, एंड देन इट विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू। अच्छा, डाल्डा यूनिलीवर बिल्कुल सही है, उमर अराइन वेस्ट, ये भी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम करेंगे इजी इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने बनाई हुई है, इलस्ट्रेशन बनाई हुई है कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए, तीसरे नंबर पे हम करेंगे क्वालिटी क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वालिटी क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ मैंने बनाए होंगे, मगर ज्यादातर मैं जो क्वेश्चन फॉलो कर रहा होता हूँ एसीसीए से कर रहा होता हूँ। एसीसीए में F9 भी कुछ टॉपिक में हेल्प कर रहा होता है, और एसीसीए का P4 भी, P4 का नाम सुना है आपने, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको आप FAFM कहने लग गए आजकल लोग, वरना इसका पुराना नाम P4 है, और इसके पहले भी पता नहीं इसका एक नाम P2 या पता नहीं कौन सा नाम हुआ करता था, खैर बहुत पुरानी बात है। खैर तो P4 और F9 का बहुत मुनासिब मैं समझता हूँ लेवल है। अच्छा, इससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो इनका जो है मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो ये, क्योंकि ये ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग पे सवाल बनाते हैं, और दूसरा एक बहुत अच्छी बात जो इनकी है ना, बहुत अच्छी बात है वो ये कि इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा होती है।
आप यकीन करें, मैंने पढ़ाया भी है F9 काफी बार, और F9 और P4 मैंने खुद दिया हुआ भी है ACCA में, मैंने आपको बताया मैं ACCA किया हुआ है पहले। तो यकीन करें इसमें अगर मैं आपको बताऊं थ्योरी का और प्रैक्टिकल का जो रेशियो है वो कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 50-50 होता है। और मैं आपको अगर ये भी कहूँ कि कुछ केस में तो थ्योरी का सवाल ज्यादा होता है वेटेज, और प्रैक्टिकल का कम होता है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं चीजें। अच्छा, ये सारी चीजें बताता हूँ मैं, ये इस पर जवाब देता हूँ उसामा खान। चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, आई कैप पास पेपर्स। आई कैप पास पेपर्स, आई कैप पास पेपर्स कहाँ से कहाँ तक किए जाएंगे? आई कैप पास पेपर दोनों स्लॉट्स के किए जाएंगे। एक तो वो रीसेंट है, रीसेंट का मतलब है जब से ये C5 4 हुआ, विंटर 16 से लेके क्या कहते हैं समर 21, यहाँ का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है आई कैप का। यहाँ BFD के पेपर का मिजाज डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त विंटर 16 के बाद वो क्या कहते हैं मर्जर इक्विजिशन पक्का हो गया, फॉरेक्स का एक सवाल पक्का हो गया, और क्या कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एरिया इसमें ऐड हो गया। तो विंटर 16 से ना बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे BFD के अंदर। विंटर 16 से पहले ऐसा ही था। जब मैंने समर 14 में पेपर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, पहली अटेम्प्ट में निकल भी गया था मेरा BFD, तो उस टाइम BFD के अंदर ऐसा नहीं होता था। उस वक्त इन्वेस्टमेंट रिजल्ट के 2 सवाल भी आ सकते थे, 3 सवाल भी आ सकते थे, ठीक है। मगर अब ऐसा नहीं है। अब चूंकि उसने 3 सवाल तो पक्के कर दिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 1 सवाल, फॉरेक्स से 1 सवाल, बिजनेस वैल्यूएशन से 1 सवाल, तो अब उसके बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि लिमिटेड हो गया है क्या कहते हैं वैरायटी टेस्ट करना। अच्छा, इससे पहले कौन सा था? इससे पहले जी ये आप 2008 से लेके जा सकते हैं विंटर 2015 तक। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैंने काफी आइडेंटिफाई किए हुए, हमारी किताब में मौजूद है, तो वो इंशाल्लाह हम अपने क्लास वर्क में कवर कर रहे होंगे। और कुछ सवाल थोड़े बहुत होमवर्क में दी जाएंगे। अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ होंगी जी? हैंड आउट होगा जी, हैंड आउट तो दिया जाएगा इनिशियल लेवल पे, मगर आप टेंशन ना लेंगे, सारी चीजें हमारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी किताब में मौजूद होंगी। जो डेडिकेटेड बुक है हमारी, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि पेपर में ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 900 पेजेस के आसपास है। इस बार स्टूडेंट ने कहा कि उसको 2 समय ब्रेक कर दें, क्योंकि वो 900 पेजेस की किताब काफी भारी हो जाती है। बल्कि इनफैक्ट मेरे सामने ही है, कितने पेजेस की है जी? 867 पेजेस की किताब है ऑलमोस्ट। अभी कुछ एडिशन करने का मुझे लगता है 900 के आसपास हो जाएगा। तो ये सारा हमारे BFD के बुक में अवेलेबल है, जो आप पेपर में भी लेके जा रहे होगे और पूरे कोर्स में फॉलो भी कर रहे होगे, ठीक है। बुक कब तक अवेलेबल होगी इसका मैंने जैसे बताया था कि चाहूं तो मैं आपको बुक अभी 1 आध हफ्ते में ही दे दूं, मगर आई गेस थोड़ी सी चेंजेस में दरकार है। तो जुलाई मिड में टारगेट कर रहा हूं, जुलाई मिड या जुलाई का एंड जो है वो हो जाएगा। इन द मीन वाइल आपको पास हैंड आउट्स मिलते रहेंगे शॉर्ट में, आप वहां से फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ काम खत्म नहीं होगा यार, पहले काम यहाँ खत्म हो जाता था, अब काम यहाँ खत्म नहीं होगा। सुनिएगा, ये तो हमारी अप्रोच है, मगर काम यहाँ खत्म नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। एक तो आपने करना है क्वालिटी रिवीजन। अच्छा, क्वालिटी रिवीजन तो आप साथ साथ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? टेस्ट देना है। 5वें नंबर पे क्या काम करना है? जो अप्रोच होगी वो क्या होगी? लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं नाराज भी हुआ स्टूडेंट से हमारे, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, खैर। मगर इस बार मुझे उम्मीद है कि पेपर भी लोगों के सामने कैसा आया, तो थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि इस बार और सीरियसनेस होगी, और मैं भी थोड़ा कुछ मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा कि भाई टेस्ट देने के लिए कि आप जो है वो टेस्ट दीजिए। तो कहने का मतलब है कि टेस्ट और जो क्विजेज होंगे उनको आप प्लीज जो है वो कॉन्स्टेंटली सीरियसली लें। लास्ट टाइम हमने 5 टेस्ट लिए थे, उससे पहले ज्यादा टेस्ट लेने का इतना जैसे कहते हैं कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर इस बार चूंकि मुझे लग रहा था कि पेपर थोड़ा सा अब एवरेज आएगा, तो थोड़ा सा मेरा जो है रुझान टेस्ट की तरफ ज्यादा था। तो आपकी अटेम्प्ट में भी मैं यही कहूंगा कि कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तो आपने टेस्ट और क्विजेस को सीरियस लेना है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है? ये वो बातें हैं जो क्लास के बाद हो रही हैं। मतलब आपने मेरे साथ टॉपिक कवर कर लिया, हमने पास पेपर कवर कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हमने जो है वो ये काम करने जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद आपने टेस्ट जो लिया जाएगा उसको सीरियसली लेना है, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है इसके बाद? वो ये करना है कि लास्ट टाइम 5 रखे थे, इस बार थोड़ा बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी यार। कम से कम कोशिश करेंगे कि मंथ में 1 टेस्ट तो हो शुरू में, और आखिर के 2 में जो है वो 15-15 दिन बाद टेस्ट लिया जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? एक तो आपने टेस्ट देना है। दूसरा यार आपने एक चीज है यार, क्योंकि ये एक मतलब ऑनलाइन की वजह से ना, अल्लाह माफ करे, एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि वो हो गया। इसमें मैं आगे भी बात करूंगा, टाइमली कवरेज एंड रिविजन। आप को टेस्ट उसी वक्त दे सकेंगे जब आपका टॉपिक रेडी होगा, जब आपका टॉपिक प्रिपेयर होगा। ये बड़ा शिकवा रहता है स्टूडेंट से, और फिर मैं पर्सनली लोगों को इनबॉक्स भी कर रहा होता हूँ इस बात पे कि भैया ये क्यों ऐसा कर रहे हो आप हमारे साथ। तो कोशिश ये करें कि टाइमली कवरेज करें और रिवीजन करें रेगुलरली। रेगुलर रिवीजन करें प्लीज, कोशिश करें। जैसे अब दिसंबर हमारा चल रहा है, ओ सॉरी जून हमारा चल रहा है, अब जून में हम बैठे हैं, पेपर हमारा दिसंबर में, तो 6 महीने हैं। तो अब हम जो चीज आज पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं रहेगी पेपर तक, हमें इसको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोग बहुत कोताही करते हैं इस पे, आखिर तक जो है वो बात होती है। एक और काम है ईयरली पेपर्स। ईयरली पेपर से क्या मुराद है? ईयरली पेपर से मुराद है कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के ईयरली पेपर में एक बार फिर बात करूंगा आगे जाके अभी, ठीक है। ये आपने आखिर में ईयरली पेपर इंश्योर करने आफ्टर कंप्लीट रिवीजन। जब एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपने अपने कुछ जिंदगी के 4-5 दिन रखने BFD के पेपर से पहले के,
जिसमें आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ये जो ईयरली पेपर है ना 3 घंटे पढ़ने में का टाइमर लगा के ईयरली पेपर सॉल्व करेंगे। प्लीज ये बहुत ही क्रिटिकल है। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बीएफडी का कोर्स अभी आपने देखा पेपर भी लेंदी आता है। ऐसा पेपर आता है कि लोगों ने मैसेज किया सर 4 घंटे होते हैं ना तो हम पूरा पेपर कर लेते हैं। मैंने कहा 4 घंटे क्यों होते हैं, जब पेपर 3 घंटे 15 मिनट का एग्जामिनर ने कहा तो वो तो आपको प्रेशर करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक मिजाज पूरा पेपर सॉल्व करने का वो नहीं बना होता। हम क्या करते हैं, T20 स्टाइल में खेलते हैं कि 10 ओवर 15 ओवर 10 मार्क 15 मार्क का सवाल कर लिया। अब जब 100 मार्क का पेपर आता है तो वहां पे हमें हैबिट नहीं होती कि 100 मार्क के पेपर को टैकल कैसे करें। लेकिन पेपर मैनेजमेंट एक अलग चीज है। आप लोगों से फीडबैक लें, अब बल्कि आप लोगों से क्या फीडबैक लें, आप खुद माशाल्लाह इतना पढ़ के आए, एफएफआर का पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके, अभी दिया होगा आपने, या बाकी चीजें आपको खुद पता है माशाल्लाह कि यार क्या कहते हैं, पेपर मैनेजमेंट इज अ सेपरेट, जिसे कहते हैं बॉल गेम। तो जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे, जब तक हम क्विज़ेस नहीं देंगे, जब तक हम मॉक नहीं देंगे, जब तक हम ईयरली पेपर टाइमर लगा के नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि यार बहुत मुश्किल है कि वो एक कॉन्फिडेंस जो एक मिसाल के तौर पे एक जिसे कहते हैं कि एक लेवल है, वो आपका 100% अचीव हो जाए कि आप कहेंगे यार मुश्किल पेपर है, आसान पेपर है, ऐसी की तैसी मैं तो देख लूँ। तो ये कुछ बातें अप्रोच मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट विद द बेसिक्स, इजी इलस्ट्रेशंस, क्वालिटी क्वेश्चंस। इसमें आईसीएमए के भी कुछ सवाल मुझे देखने को मिले, बड़े अच्छे होते हैं। आईसीएमए के सवाल भी हम यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं कुछ केसेस में। एंड देन आईकैप पास पेपर, इट इज अ की। आईकैप पास पेपर, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। रीसेंट अटेम्प्ट भी और पुराने क्वेश्चन भी, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट हमारी किताब में मौजूद है। और उसके आगे मैंने आपको बता दिया हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन बैंक, स्टडी टेक्स्ट यार आप पढ़ सकते हो, मगर स्टडी टेक्स्ट का मैं कहूंगा कि लेवल और पेपर का लेवल बहुत फर्क है। आईकैप के एग्जाम किट का लेवल और पेपर का लेवल बहुत फर्क है। आई गेस मेरे ख्याल से बहुत गैप है। तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल फॉलो करें, मगर ये कि उसको आप जो है वो 100% जिसे कहते हैं ना कि आप ये नहीं समझ सकते कि उससे पेपर की तैयारी हो जाएगी। पेपर की तैयारी नहीं हो सकती। पेपर की तैयारी के लिए आपको कोई डिफरेंट बुक पे जाना पड़ता है, एक लेवल पे जाना पड़ता है। अच्छा हमारी सीक्वेंस क्या होगी ये हम बात करते हैं। एक बात हम बड़ी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं पहले कि डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट, फिर मैं आता हूँ हमारी टॉपिक की सीक्वेंस क्या होगी और फिर हम बाकायदा टॉपिक करेंगे। बिल्कुल जी हमारी बुक में थ्योरी इन्वॉल्व है अल्हम्दुलिल्लाह। एसीसी से कुछ मैंने कंटेंट जो है वो रेफर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको किताब में जो है वो थ्योरेटिकल एरिया भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कुछ हद तक 100% नहीं कहूंगा मैं, गलत बात हो जाएगी, कुछ हद तक मैंने अपने बनाए हुए सोल्यूशन भी जो थोड़े से मोर फ्रेंडली हैं, मोर डिटेल्ड हैं, वो भी मैंने किताब में रख दिए हैं ताकि जो है लोगों को परेशानी ना हो। बाकी क्लास वर्क में जो सवाल होंगे वो तो आप रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करेंगे। अच्छा डूज क्या है जी? डूज ये है कि आपने यार प्लीज, एक तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना आपने नो पेंडिंग लेक्चर्स। अच्छा ये तो डोंट में आ जाएगा ना, डूज में क्या आएगा? डूज में आपने ये करना है भाई कि टाइमली लेक्चर्स। अब आप चाहे लाइव लें चाहे ऑनलाइन लें, रिकॉर्डेड लें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये बात हुई और हम वैसे भी हमें देख रहे होते हैं हम कि ठीक है जी मजबूरी होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं कुछ लोगों के साथ, फर्म के इश्यूज होते हैं, जॉब के इश्यूज, टाइम के इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों की जॉब के टाइमिंग आगे पीछे होते हैं। आपने टाइमली कवरेज करनी है। तो टाइमली कवरेज से क्या मुराद है? हमारी अप्रोच क्या होगी, हम हफ्ते में रखेंगे 4 क्लासेस वीक्स, 4 वीकली क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है ना, 4 क्लासेस पर वीक। 4 क्लासेस पर वीक का मतलब महीने में कितनी क्लासेस हो गई? 4 क्लासेस पर वीक का मतलब है कि 4 वीक्स होते हैं हफ्ते में ना, और महीने में तो 4 का मतलब 16 और 2 और लगा लो सैटरडे संडे ना, तकरीबन 18 क्लासेस हमारी महीने में हुआ करेंगी। 18 क्लासेस, ठीक है जी, नहीं ऑनलाइन होंगी जी, सारी ऑनलाइन होंगी। तो 18 क्लासेस जो है वो हमारी हुआ करेंगी। तो अब 18 क्लासेस जो है, अब आप ये तो 18 की 18 लाइव में आ जाए, महीने की बात हो रही है, या रिकॉर्डेड में आपका टारगेट 18 हो। अब आपने अगर 18 से 16 कर दिया ना, ये नाइंसाफी किया, पेपर के साथ नाइंसाफी की। ठीक है जी, डेज क्या होंगे जी? डेज में आपके कंफर्म कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट टाइम वाले तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन लगातार रखेंगे, टेम्पो में काम होगा। रिकॉर्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग जो है वो सेम डे अपलोड हो जाती है, सोने से पहले रात में जो है 12 बजे 12:30 बजे, अगर हमारी क्लास 9-10 बजे खत्म हो रही है तो 12 12:30 तक मैक्सिमम आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है जी। नहीं असद अंसारी वो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। अच्छा बिल्कुल, इसको हबीबा फातिमा हम 6:30 को 6:45 कर सकते हैं आगे जाके, थोड़ा सा आज भी मैंने इसीलिए थोड़ा 10 मिनट का ग्रेस पीरियड दे दिया था। तो कहने का मतलब है कि एक तो आपने टाइमली लेक्चर लेना है, दूसरा आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने से क्या मुराद है कि जी आप जो है ये नहीं करेंगे जी बस लेक्चर देख लिया, बहुत मजा आया जी, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये सारी बातें नहीं। प्लीज ये जो है वो आप पूरा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा बीच में जब आप टेस्ट देने आएंगे, टेस्ट में कोशिश करूंगा फिजिकल रखूं, टेस्ट फिजिकल रखे जाएंगे। लास्ट टाइम भी एकेडमी में जो टेस्ट रखे गए थे वो फिजिकल रखे गए थे, ठीक है, शुरू में,
ठीक है, एक मॉक भी फिजिकल रखा गया था। तो कहने का मतलब है कि जो फिजिकल टेस्ट होंगे उनमें तो मैं आपका रजिस्टर ही मंगवाऊंगा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि रजिस्टर मैंने लोगों को बोला भाई आप रजिस्टर लेके आएंगे मेरे पास, रजिस्टर लेके आएंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है आपने, वो बाद में मैं रिव्यू भी करूंगा जब आप मंथली बेसिस पे टेस्ट देने आएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि यार टेस्ट स्किप नहीं करने। वापस मैं वही बात कर रहा हूँ कि यार टेस्ट नहीं स्किप करें प्लीज, कुछ भी हो जाए आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट स्किप ना हो यार, डोंट स्किप टेस्ट। इस पे बड़ा एफर्ट लगता है, यकीन करें, टेस्ट बनाने में, टेस्ट चेक कराने में और एफर्ट लगता है। ठीक है, मगर ये एफर्ट जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वेस्ट हो जाता है जब स्टूडेंट जो है वो 5%, 6%, 10%, 15% बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, वो मजा नहीं आता। अच्छा, टेस्ट ना देने की बहुत बड़ी वजह यहीं से कनेक्टेड है कि लोगों से जब लास्ट टाइम आप फीडबैक लीजिएगा, लोगों ने पोर्टल बंद कर दिया था कि जी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। मैंने कहा यार पोर्टल आई थिंक सॉरी, फिर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो हम पोर्टल थोड़ी देर के लिए दिनों के लिए बंद कर देते हैं। बट देन फिर पता चला स्टूडेंट ने बोला सर वो हमारे लेक्चर कवर नहीं थे तो हम कैसे टेस्ट देते। तो खैर, तो मैं कहूँगा अगेन यार थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हमें ख्याल करना है। अच्छा, और कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल जो अदर सिटीज में स्टूडेंट है उनके लिए हम ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल करना, बल्कि उनके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग ही होगी, क्योंकि वो उनको बोले कि जी कराची में आ जाओ और आगे जो है वो जिसे कहते हैं कि टेस्ट देना आ जाओ, तो बड़ी अजीब सी बात है। खैर, तो डोंट स्किप टेस्ट, हाँ ये सही कह रहे हैं, इसको ऐसे कहना चाहिए कि गिव रेगुलर टेस्ट। ठीक है, डोंट के एक और बड़ी स्पेशल लिस्ट है, डोंट की लिस्ट अलग है थोड़ी सी। अच्छा, उसके अलावा और क्या करना है आपने यार, इसके अलावा एक आपने जो काम करना है ना, ये तो ये बात हो गई, ये तो मतलब जनरल बात है, ये इसके बगैर तो हमारा बीएफडी में जैसे कहते हैं तस्वुर ही नहीं है। अच्छा, एक अब मैं बात करूं थोड़ी ऑपरेशनल लेवल पे, कहते हैं ना ऑपरेशनल लेवल, पेटी लेवल पे बात कर रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं हम में से जिनसे सवाल सॉल्व नहीं होता तो वो सोल्यूशन देख लेते? ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं हम में से जिनसे सवाल पूरा सॉल्व नहीं होगा? अगर 20 मार्क का सवाल है, 25 मार्क का सवाल है, 18 मार्क का सवाल है, आपने कहा यार ये तो 5 आधा पेज का सवाल हुआ, फिर छूट गया, सोल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। नाम नहीं लूंगा मैं, जाहिर सी बात है, अजीब सी बात लगेगी, मगर हैं मेरे ख्याल से। ठीक है ना? अब मसला क्या है यार, इसमें क्या मसला आता है मैं बताता हूँ इसमें मसला क्या है। मसला ये होता है कि जब आप सोल्यूशन देखते हो ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कंप्लीट सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन टिल द एंड। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए विदाउट रेफरिंग सोल्यूशन। राइटिंग थोड़ी मैं इंप्रूव करूंगा आगे जाके, अभी थोड़ा सा क्विकली लिख रहा हूँ, मगर आगे जाके जब फिगर्स आएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ यार राइटिंग काफी हद तक सर की मुनासिब है। खैर, तो क्या बात हुई कि विदाउट रेफरिंग सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि उसकी वजह है आप पेपर में बैठे हैं। ठीक है, ये बहुत सीरियस मसला है, मैं बताऊं, लगेगा आपको बहुत छोटी बात, मगर ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप पेपर में बैठे हैं, आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी आंसर स्क्रिप्ट आप सॉल्व करें, यहाँ रुक गए। अब रुकने के बाद क्या होगा? अब रुकने के बाद आपको वो स्किल ही नहीं आता कि अगर कहीं आप फंसे तो आपने जंप करके आगे कैसे बढ़ना है। आपको आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के मार्क्स नजर आ रहे हैं, आपको आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना समझ आ रहा है, आपको आगे समझ आ रहा है कि यार टैक्सेशन कैसे निकलेगा, आपको समझ आ रहा है डेप्रिसिएशन एड बैक होगा, आपको समझ आ रहा है लॉस ऑन डिस्पोजल एड बैक होगा, आपको समझ आ रहा है इनिशियल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट करना है, आपको समझ आ रहा है वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेट कैसे करना है। मगर मसला क्या है, यहाँ पे आप फंस गए, कंट्रीब्यूशन की फिगर नहीं निकल रही, या आप समझ रहे हैं कि यार ये एक फिगर सेल्स को कैसे निकालना, कैसे रिवर्स वर्क करना है, कोई ना आई कैप छुपा देता है, सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। अच्छा, दो काम होंगे, या तो आप यहाँ 5-10 मिनट हस्बे जायका 15 मिनट वेस्ट करेंगे, सही है, फिर कुछ जब समझ नहीं आएगा, सोल्यूशन तो नहीं मिल सकता, सोल्यूशन दिखाने वाला तो कोई है ही नहीं, और जो आसपास लोग बैठे हैं ऐसी बात है वो अपना सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप जंप करके आगे बढ़ेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सवाल छोड़ देंगे और अगले सवाल पे चले जाएंगे। ये चीज पेपर में बहुत हिट करती है। बहुत सारे लोग यकीन करें ऐसे हैं जो पेपर में बाहर निकलते कहते हैं हमें आगे का तो आता था, हमें वो आगे की वर्किंग तो पता थी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें जो है ना, ये एक एरिया है कि जो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा खराब करता है। थ्योरेटिकल पेपर में शायद चल जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में 6 बुलेट्स हैं। अब आपने एक बुलेट देख लिया, फिर आपको अगला बुलेट खुद सोचना है। ठीक है, लेट से 6 पॉइंट लिखने हैं, अब आपने लेट से 2 पॉइंट का एक देख लिया तो चलो कोई मसला नहीं है, 4 5 5 6 इंडिपेंडेंट पॉइंट है, यहाँ कनेक्टेड वर्किंग्स है यार, कनेक्टेड वर्किंग्स है। तो ये एक आपने, अच्छा एक और चीज आपने करनी है, मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग, लॉग समझते हैं, या मिस्टेक रजिस्टर, या मिस्टेक लिस्ट, कि जो मिस्टेक्स हो रही हैं, देखें एक बात याद रखिएगा, जो आप सीख लेंगे ना वो उम्र भर सही करते रहेंगे, जो गलत होगा उसको सही करने की जरूरत है। ठीक है, बस 1 मिनट में लेते हैं नमाज ब्रेक। ठीक है, एंड लास्ट एक और बात बस मैं इसमें करता चलूं कि नो सेलेक्टिव स्टडी, वो तो डोंट में आ जाएगा, वो डोंट में आ जाएगा। तो ये कुछ बातें जो हमने इनिशियल लेवल पे कंसीडर करनी होगी। डोंट में सबसे पहला नो सेलेक्टिव स्टडी।
डोंट स्किप मैक पोर्शन। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आखिरी दिन भी मैसेज आ रहे हैं, एक दिन पहले भी मैसेज आ रहे हैं कि सर वो मैक में कौन से टॉपिक करके जाए 6 में से। मैंने कहा अजीब सी बात कर रहे हैं आप। बोला नहीं सर कुछ किया ही नहीं, क्या करें। तो वो अगेन फिर जिसे कहते हैं ना कि मुनासिब बात नहीं। इस बार आपने देखा मैक नहीं पेपर जो है वो थोड़ा सा लोगों को जिसे कहते हैं उसमें लोगों को टफ टाइम फेस हुआ। ठीक है, मिस्टेक लॉग बनाने का तरीका ये है कि आपने जैसे सवाल किया और यहीं पे मिस्टेक बना ली, यहीं पे मिस्टेक लिख ली। अच्छा मेरे ख्याल से नमाज का टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से अजान की आवाज आ रही है मुझे, तो मिस्टेक आपने यहीं पे ही कहीं नोट कर ली। अच्छा ऐसा करते हैं नमाज का ब्रेक लेते हैं। नमाज के बाद हमारा एजेंडा है कि नमाज के बाद हम सीक्वेंस से बात करेंगे कि हमारी सीक्वेंस क्या होगी बीएफडी के टॉपिक्स में, हमारी सीक्वेंस क्या होगी मैक के टॉपिक्स में, और फिर इंशाल्लाह हम ऑफिशियली अपना जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का वो हम शुरू भी कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से नमाज का ब्रेक लेते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 7:26 हो रहा है। 7:50 में इंशाल्लाह हम रिटर्न होंगे। तो नमाज ब्रेक है, जाना नहीं है आपने, वापस आना है टिल 7:50 PM इंशाल्लाह। ठीक है जी, 7:50 में इंशाल्लाह वापस मिलते हैं। और नहीं टी ब्रेक भी ब्रेक नहीं है भाई, ऑनलाइन क्लास का फायदा यही है कि सारे ब्रेक्स खत्म हो गए जी, बस नमाज पढ़ेंगे और वापस आएंगे। ठीक है जी, चलें 7:50 पे इंशाल्लाह वापस मुलाकात होती है। नमाज पढ़ लें जल्दी से हम। ओके जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। तो डोंट से बात हो रही थी जी, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, सारे टॉपिक्स कवर करके जाने पेपर में। ये ब्रॉड बात थी। स्किप कोई बैक क्वेश्चन पे के साथ एक थोड़ा सा मतलब मुझे पता नहीं वर्ड यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्टूडेंट जो है वो सौतेला सलूक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो वो भी हमें कंसिडर करना है। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा अब तो तीसरे नंबर पे एक और चीज जो है वो अगेन मैं कहूंगा कि आपने जो नहीं करने की है इसमें वो ये है कि ये जो बात है ना कि मतलब मिसाल के एक तो हमने कहा कि सॉल्यूशन रेफर नहीं करना, एक हमने कहा सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, एक हमने कहा मैक पोर्शन को आपने स्किप नहीं करना। एक क्या कह रहे हैं जी अब्दुल करीम, रिकॉर्डिंग ऑन प्रोग्रेस बोल रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन प्रोग्रेस वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से कहा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, एक यहाँ पे ये कि आपने जो है वो ये जो क्या कहते हैं आपका, एक मिनट क्या हुआ, ठीक है जी, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना है, रेगुलर टेस्ट देने हैं, ये डोंट रेफर सॉल्यूशन टिल द एंड, ये हमने बात कर ली। डोंट रेफर सॉल्यूशन, ठीक है, बिफोर सॉल्विंग कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा एक सवाल, पेपर में टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए? पेपर में टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए? पॉइंट 4 से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। पेपर में टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंश्योर किया जाए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा 20 मार्क का छूट गया, मिसाल के तौर पे। कोई कह रहा है जी मेरा 15 मार्क का छूट गया, कोई कह रहा है जी 25 मार्क का छूट गया, कोई कह रहा है जी 30 मार्क का छूट गया। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? सवाल है, आपके दिन में क्या आता है? फिर मैं एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक बारीक बिनी से भी बात करूंगा। एक तरीका क्या है इसका? अगर लेट से हमारे पेपर लेट से 90 मार्क्स का नहीं, 90 का भी नहीं अटेम्प्ट हो रहा है, 80 का हो रहा है, 75 का हो रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या हल है इसका? प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, और इरमा रहमान कह रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है जी। क्या करें कि अब एक ही सवाल बार बार करें? नहीं, ये तरीका सही नहीं है। प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन, हाँ वैसे प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही कहा, ये टाइम कंडीशन में सतीश की बात बिल्कुल सही है। सैयद बिलाल ने कहा जी पेपर पूरा किया जाए और जो मुश्किल एडजस्टमेंट है उनको लीव कर दिया जाए। वेरी गुड सैयद बिलाल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं। आपको वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट खुदा ना खासा नहीं समझ आ रहा, आप छोड़ दें। आपको कंट्रीब्यूशन लॉस की वर्किंग में प्रॉब्लम हो रहा है कि जी एग्जामिनर ने ये फिगर कैसे निकाली है, आप छोड़ दें, स्किप करें, आगे बढ़े, कंप्लीटनेस पे जाएं। देखें, फिनिश करने की कोशिश करें, डोंट लीव क्वेश्चन इन बिटवीन, बीच में नहीं छोड़े। वो मैं टू डू में लिखूं तो मैं कहूंगा कि फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिनिशिंग का मतलब क्या है? फिनिशिंग का मतलब है कि पूरा आखिर तक लेके जाएं। यानी कि मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूं। मिसाल के तौर पे एक सवाल है 20 मार्क का, 20 मार्क के सवाल का टाइम कितना होता है जी? 20 मार्क के सवाल का टाइम होता है 36 मिनट। पाकिस्तान ये क्या कहते हैं आई कैप के ऑफिशियल मुताबिक 36 मिनट। तो 36 मिनट अगर आपको मिसाल के तौर पर मिल रहा है, आप क्या करेंगे? 36 मिनट अगर आपको टाइम मिला, मैं पेपर टेक्निक बता रहा हूं आपको, पहले दिन ही बात हो जाए ताकि आगे आसानी हो, कि जी आप 30 मिनट में 30 से 35 मिनट में एक रिव्यू करें, एनालिसिस करें कि आया ये जो सवाल है क्या कहते हैं 20 मार्क का, इसमें अब कितना रह गया।
दो केस होगा। एक केस ये है कि जी अगले नेक्स्ट 5 मिनट में ये सवाल खत्म हो सकता है, नेक्स्ट 5 मिनट में सवाल खत्म हो सकता है, तो 5 मिनट तक का चांस आप लेना चाहें तो ले लें, कोई मसला नहीं है। मगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें टाइम 5 से ज्यादा लगेगा, 10 15 20 मिनट भी लग सकते हैं और सवाल के आप मिड वे में है, तो फिर आप ये करेंगे सवाल को लीव करें और आगे बढ़ जाए। सीरियसली लीव करें में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप ज्यादा टाइम देंगे तो अगेन ये जो 30 मार्क छूट रहे हैं, खुदा ना करते किसी के 20 मार्क छूट रहे हैं, वो इसी वजह से छूट रहे हैं ना कि किसी एक सवाल में उन्होंने हद से ज्यादा टाइम दे दिया, यानी कि दूसरे सवालों के साथ नाइंसाफी कर ली। ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसा नहीं करना है। तो फिनिशिंग पे बहुत फोकस किया जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा जो क्लास में सवाल कराए जाए पूरे फिनिश किए जाएं, ये नहीं कि मैं मेन एडजस्टमेंट करा के बोलूंगा घर पे कर लेना, नहीं नहीं नहीं, फिनिशिंग फिनिशिंग। ठीक है जी, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीव बीच में नहीं करना है जी, मेन एडजस्टमेंट करके वहां जी दिल भर गया, नहीं दिल नहीं भरा जी, पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्लास में भी इंश्योर किया जाएगा इंशाल्लाह, मैक्सिमम क्लास वर्क के सवालों में, होमवर्क के सवालों में भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा और टेस्ट के सवालों में भी एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर पेपर में मसला आता है तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट के अंदर इसको क्लोज करें, नहीं होता तो फिर इसको लीव कर जाएं और फिर अगले सवाल पे चले जाएं, मगर एक सवाल को लेके बैठना नहीं है। ये वो टेक्निक, ये बातें इसलिए करो क्योंकि हम चाहे जितना अच्छा पढ़ लें, पेपर में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर हमारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बीएफडी में, एक चीज है कि रिवीजन क्यों जरूरी है। ये जो मैं बात करूं ना, रिवीजन क्यों जरूरी है, रिवीजन जरूरी इस वजह से भी है कि लिंकेज ऑफ टॉपिक्स, लिंकेज ऑफ टॉपिक्स समझते हैं, मर्जिंग ऑफ टॉपिक्स, मर्जिंग ऑफ टॉपिक्स से क्या मुराद है। अब मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। पिछली अटेम्प्ट में एक मिनट यार, एक मिनट, ये स्क्रीन वापस खुल रही है। पिछली अटेम्प्ट में ये जो क्या कहते हैं आपका अल्लाह भला करे, दिस वन कौन सा एरिया है जी, ये जो हमारा एरिया है मर्जर इक्विजिशन का और फॉरेक्स का, ये मर्जर इक्वेशन का, सॉरी, ये जो एरिया दिस वन, ये एरिया वैक के साथ टच हुआ। किसके साथ टेस्ट हुआ? वैक के साथ, वैक के साथ। तो अब अगर किसी का वैक नहीं, अगर कोई सोचे कि जी वैक का सवाल है, इसका सवाल नहीं है तो गड़बड़ है। अगर कोई सोचे मर्जर इक्वेशन का सवाल है, वैक कैसे है कि नहीं, ये सब होता है जी, टॉपिक की मर्जिंग हमारी यहाँ बहुत होती है। तो रिवीजन, अगर आपका वैक रिवीजन रिवाइज नहीं होगा, आप ये टॉपिक कर ही नहीं सकते पेपर में। पेपर में क्या, वैसे होमवर्क भी नहीं कर सकते आप इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस फॉलो की जाएगी, मैं सीक्वेंस से बात करने वाला हूं अब मैं, ठीक है। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी होगी, बहुत जरूरी होगी। सीक्वेंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते, सीक्वेंस को सही तरीके से फॉलो करना होगा। अच्छा, अब सीक्वेंस शुरू करने जा रहे हैं, एक मिनट, कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे। एक वो स्क्रीन में वापस दिखा देता हूँ, ये वाली डूज एंड डोंट्स वाली। तो खैर, अच्छा, मैथमेटिक्स पे हमने बात कर ली कि जी मैथमेटिक्स जितनी चाहिए इंशाल्लाह वो आपको क्लास में सिखा दी जाएगी। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं हुजैफा, इस पे लास्ट में बात करें कि लाइव क्लासेस को कैसे वो किया जाए। ओ सॉरी, ओके, मैंने पूरा कमेंट अभी पढ़ा, ठीक है जी। इस पे आखिर में बात करते हैं, जनरल बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली के स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे लेक्चर्स को साथ साथ लेके चलें फर्म के प्रेशर के साथ, ठीक है जी। तो ये बात हम बिल्कुल करते हैं। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे हम जरा एक मिनट मुझे आप दे रहे हैं। अब हम सीक्वेंस से बात करें जी, सीक्वेंस से बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहता हूँ, देखें जी, डेमो क्लासेस हम आराम से लें, कोई टेंशन की बात नहीं। पहली क्लास में आप माशाल्लाह लोग आते हैं, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में लोग बिजी हो जाते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है जी। तो कोशिश करें आप आराम से लें, 4 दिन लगातार क्लासेस हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब आप जो है वो चीजें देखेंगे तो आपको ज्यादा कोई, जिसे कहते हैं ना, परेशानी फील नहीं होगी, उल्टा कन्वीनियंस ही फील होगी। अच्छा, पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा जी? पहला टॉपिक हमारा होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। सारी इंशाल्लाह कोशिश है सब चीजें लाइव में कराई जाए जी, सब चीजें लाइव में कराई जाएंगी, हमारी कोशिश रहेगी फैजान अली से आखिर तक इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, इन्वेस्ट कोई होमवर्क का सवाल होगा उसका कोई सोल्यूशन वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डेड में, मगर मेरी कोशिश है कि क्लास में ही सारा किया जाए, ताकि एक इंटरेक्शन जो है, और आप लोग अगर सीखना आते रहे तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो मजा ही मजा, लाइव क्लास बढ़ाने का ही अलग मजा होगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहला टॉपिक होगा हमारा जी, जिसमें हम एनपीवी पे बात करेंगे, जिसमें हम फिशर रूल पे बात करेंगे, जिसपे हम जो है वो एडवांस एनपीवी पे बात करेंगे, एडवांस आईआरआर पे बात करेंगे, ठीक है जी। कोर्स कब खत्म होता है, ये बीच में सवाल आ रहा है जी, ठीक है, ये सारी बातें वैसे मुझे एंड में करनी थी। कोर्स हमारा खत्म होगा 1 महीने पहले पेपर से कम से कम। इस बार बीएफडी का एरिया 50 दिन पहले खत्म हो गया था माशाल्लाह, 50-55 दिन पहले, रमजान से समझे 1 दिन पहले। और मैक का एरिया हमारा पेपर से तकरीबन 35 दिन पहले, 32 दिन पहले खत्म हो गया था। तो इंशाल्लाह 1 महीना आप सेफली रखें ध्यान में, इंशाल्लाह इस बार भी यही किया जाएगा। अच्छा, पहले हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे, एनपीवी, फिशर रूल, एडवांस एनपीवी, ये सारी बातें जो यहाँ पे आ रही होंगी,
ठीक है, इसके पास पेपर्स देख रहे होंगे, बीएफडी रिलेटेड पास पेपर। कैफ लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, शुरू में जो कैफ के मुश्किल सवाल थे, क्वालिटी सवाल थे, वहां से स्टार्ट किया जाएगा और फिर हम जो है वो आहिस्ता 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 से बीएफडी लेवल पे जाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारा जो एरिया होगा इसमें सब टॉपिक्स होंगे। सब टॉपिक्स का मतलब क्या है? सब टॉपिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सब टॉपिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारे पास क्या क्या आता है? सब टॉपिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारे पास आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है जी, ये अब्दुल करीम आप मुझे इनबॉक्स कर दो, ये वाला स्पेसिफिक आपका जो सवाल है वो इनबॉक्स कर दो, मतलब जनरल सवाल है ना ये, तो इसको आप इनबॉक्स करो। सेंसिटिविटी एनालिसिस जून 23 तो बहुत दूर है यार, तो मैं आपको जून 23 के लिए गाइड करता हूँ। जून 23 में अभी 2 साल हैं, कैसे काम करना चाहिए। एसेट रिप्लेसमेंट के गाड़ी 2 साल बाद रिप्लेस करें, 3 साल बाद रिप्लेस करें, मशीन अभी रिप्लेस करें, बाद में रिप्लेस करें। उसके अलावा हमारे पास एक एरिया है कैपिटल राशनिंग, और एक और एरिया लीज और बोरो। लीज और बोरो ये हमारा सेकंड एरिया होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश है कि 1 महीने चलेगा तकरीबन एरिया। ये सारे टॉपिक्स तकरीबन हमारे जो है वो जुलाई के एंड तक चल रहे होंगे, क्या कहते हैं, जुलाई के लास्ट से थर्ड लास्ट वीक तक, सेकंड लास्ट वीक तक, लास्ट वीक तक, सेकंड लास्ट वीक तक ये सारे टॉपिक्स हमारे जो है वो चल रहे होंगे। ये सारा कहाँ से आ रहा है जी? ये ग्रेड ए से आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया है, ये सब मिला के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। फिर जब ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम आ जाएंगे वैक पे। वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने कैफ एड में एनपीवी निकालते होंगे तो डिस्काउंट फैक्टर को क्या कहते थे? जो डिस्काउंट फैक्टर होता था अक्सर दिया होता था, डिस्काउंट फैक्टर को कहते थे वैक। डिस्काउंट फैक्टर को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगी? अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगी, मैं आपको एक ब्रीफ से इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी बेचैनी कम हो, थोड़ा साथ साथ कैलकुलेशन भी होती जाए ना साथ साथ। हमारे पास फाइनेंस कहाँ से आता है? एक सवाल है, छोटी सी, मैंने कहा साथ में इलस्ट्रेशन भी हो जाए। हमारे पास फाइनेंस कहाँ से आता है जी, बताएं? पैसा कहाँ से आता है? 2 ही जगह से आता है, 2 ही जगह से आता है। बताएं कहाँ से आता है? थोड़ा सा मैंने कहा कैलकुलेशन साइड भी हल्की फुल्की, थोड़ा सा टीजर भी दे दिया जाए चीज का। डेट और इक्विटी, वेरी गुड। ये तो डेट से आता है, उधार लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, लोन लिया जाता है, या फिर इक्विटी से आता है भैया, या फिर इक्विटी से आता है। इक्विटी में शेयर होल्डर का पैसा लगाया जाता है, सही है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन का एलिमेंट भी लेते हैं ना साथ साथ, तो मजा आएगा इसमें साथ साथ कैलकुलेशन में। अच्छा, एक बात बताएं, लेट से डेट से हम पैसा ले रहे हैं, लेट से 700 मिलियन, और अपना पैसा लगाया जा रहा है खाली 300 मिलियन। हालांकि अपना ज्यादा होना चाहिए, बट चलो खैर एग्जांपल बना दी हमने। अब मुझे एक बात का जवाब दें कि 700 मिलियन तो कितना फाइनेंस रेज कर लिया हमने? 1000 मिलियन, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है जी। अच्छा, मुझे बताएं कौन सस्ता होता है? वैसे एक सवाल है, पढ़ा होगा आपने कॉस्टिंग है, मगर मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा, आगे जाके डिटेल बात भी होगी इंशाल्लाह। किसका रेट कम होता है? डेट का रेट कम होता है, इक्विटी? चलो नहीं, और आसान करते हैं, कौन ज्यादा रिस्की है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? आपने पैसा डेट में लगा दिया, ये ज्यादा रिस्की है या शेयर में पैसा लगाना ज्यादा रिस्की है? आपने जाके बाइको पेट्रोलियम के शेयर खरीद लिए, ये ज्यादा रिस्की था, या आपने जाके किसी को लोन दे दिया, ये ज्यादा रिस्की है? रिस्क किसमें ज्यादा है? रिस्क को क्या कहते हैं उर्दू में? खतरा। हाँ, खतरा कहते हैं, बिल्कुल। लोन में रिस्क, लोन तो रिस्क नहीं है यार। लोन में तो अब्दुल करीम कैसे रिस्क है? लोन में तो आपने पढ़ा मोर्टगेज और चार्ज। मोर्टगेज और चार्ज का नाम सुना है आपने? सिक्योर्ड होता है, नाम सुना है आपने? सिक्योरिटी होती है, हाँ, कि जब भी कोई लोन है दिया जाता है तो डेट है तो सिक्योर्ड होता है ना? नहीं, क्या ख्याल है? हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये पार्टिसिपेशन तो खूबसूरती है हमारी क्लास की। हाँ, तो कहने का मतलब है कि डेट तो सिक्योर्ड होता है ना चंदा, सही है। इक्विटी जो है वो रिस्की होता है। डेट तो मॉर्गेज और चार्ज, आप कंपनी वाइंड अप होती है पहले किसको पे करते हैं? अगर खुदा ना खास्ता कंपनी वाइंड अप होगी जिसमें आपने पैसा लगाया, अगर आपने डेट के फॉर्म में पैसा लगाया, किसी को कर्जा दिया, टेंशन ना ले, पहले आपको पैसे मिलेंगे, पहले आपको मिलेंगे। और अगर इक्विटी में पैसा लगाया तो भाई फिर तो दुआएं करते रहे हम कि अल्लाह करे कुछ पैसे बच जाए, ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे बताएं किसका रेट, जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी क्या देना पड़ता है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी कहाँ ज्यादा होगा? जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न भी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बात ये कि लॉटरी का टिकट खरीदने में बहुत रिस्क है, हराम काम है, हराम काम है, करना नहीं चाहिए, रिस्क है लॉटरी का टिकट खरीदने में। मगर क्या है जी, रिटर्न बहुत ज्यादा है जी। बिटकॉइन, अल्लाह माफ करे, बस मैं क्या बोलूं, एक कनेक्ट हो रही एग्जांपल, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बात कर ले। बिटकॉइन के बारे में क्या ख्याल है? रिस्क ज्यादा है या कम है? हाँ भाई, एक्सपर्ट्स आ गए जी। मुझे तो यार फिलहाल जो है वो इस पे बड़े शको शुबात है, मगर खैर एक
टॉपिक से कनेक्टेड बात कर लूं, क्या कहते हैं जी, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, हाईली रिस्की जी, बहुत ज्यादा रिस्की। और रिटर्न कैसा है? हाँ भाई, बिटकॉइन में रिटर्न कैसा है? अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ठीक ठाक है जी। लोग क्लेम करते हैं जी हम पाकिस्तान से कर्जा उतार सकते हैं, लोग क्लेम करते हैं जी हम गुर्बत मिटा सकते हैं, इतना पैसा हो जाता है बिटकॉइन। खैर अल्लाह माफ करे। तो कहने का मतलब है कि रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा, ठीक है जी, मिलियनर टू बिलियनर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात सुन लें। तो कहाँ मैं कह रहा हूँ रेट, यहाँ पे मैं कितना लिखूं? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे रेट क्या होगा? यहाँ पे 10 होगा या 15 होगा डेट के केस में? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक जगह रेट 10 है, एक जगह 15 है। यहाँ क्या लिखूं पहले केस में? पहले केस में डेट के केस में क्या लगता है आपको? डेट के केस में ऐसा लगता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम है। तो जी पार्टिसिपेट करेंगे सब। वेरी गुड, सैयद बिलाल, अब्दुल करीम, अमना अंसारी, उमर जफर, महेंद्र, तूबा अमजद, एम हादी, अब्दुल करीम, हबीबा फातिमा, मोहम्मद अरसलान, ठीक है जी, अली खान, सही कह रहे हैं आप, फैजान अली शेख, सही कहा आपने, मोहम्मद अरसलान ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ठीक है रमेश के 10% होना चाहिए रेट, और यहाँ पे रेट होना चाहिए लेट से 15%। अच्छा, अब कंपनी का कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कंबाइंड, जिसे हम वैक कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा? 10 नहीं, 15 नहीं, 10 से भी पैसा लिया, 15 से भी पैसा लिया, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, जो वैक होगा, वो कितना होगा? क्या करें, 10 एवरेज निकाल लेते हैं ना, 10 और 15 डिवाइड बाई 2, 12.5। क्या बात है जी, कुछ लोग आंसर आ रहे हैं जी, यही आंसर आ रहे हैं जो मेरे आ गए। इसका अल्लाह हम और आप एक पेज पे हैं अभी। क्या ऐसा सही है भाई? 10 डेट का, इक्विटी का 15, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, फखर जमान का नाम सुना है आपने? फखर जमान को जानते हैं आप? फखर जमान के बारे में मुझे बताएं, उसका फखर जमान का ओडीआई में हाई स्कोर कितना है? ओडीआई में हाई स्कोर फखर जमान का, सवाल ऐसे ही, हाई स्कोर मेरे ख्याल से पता होगा हमें, शायद 200 है ना यार? नहीं, वो अभी 210 जिम्बाब्वे को उसने स्कोर किए थे, 193 तो अभी किए थे, वो तो रन आउट हो गया था डीकॉक के चक्कर में। तो 210 इज द हाईएस्ट स्कोर। एंड लोएस्ट स्कोर कितना है इसका? लोएस्ट स्कोर कितना है? लोएस्ट स्कोर जाहिर सी बात है बहुत बार हम देख चुके हैं, अल्लाह माफ करे, नील, जीरो, डक, काफी सारी डक्स देखने को मिली थी बीच में फखर जमान की। तो इस तरह अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या आ रहा है एवरेज? अगर मैं हाई स्कोर 210 लूं, लोएस्ट स्कोर 0 लूं, तो मेरे ख्याल से इसका एवरेज आ रहा है 105। डॉन ब्रेडमैन से भी ऊपर एवरेज हो गया इसका। तो क्या ये एवरेज सही है कि फखर जमान जब भी क्रीज पे आते हैं ओडीआई खेलने के लिए तो 105 रन का एवरेज है? क्या एवरेज ये कहना मुनासिब है? मेरे ख्याल से इसमें गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? कि दुनिया में ये कौन सा एवरेज है? ये सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज है। मगर दुनिया किस पे चलती है? दुनिया सिंपल एवरेज पे नहीं चलती ना, दुनिया सिंपल एवरेज पे नहीं चलती, दुनिया चलती है वेटेड एवरेज पे। किस पे चलती है जी? वेटेड एवरेज, ठीक है ना? दुनिया सिंपल एवरेज पे तो नहीं चलेगी ना। सिंपल एवरेज चली तो फखर जमान का 105 एवरेज रन कर लें आप। यासिर शाह का भी 50-60 हो जाएगा, टेस्ट में सेंचुरी है उसकी, 0 + 100 डिवाइड बाई 2 50, चलो जी, बाबर आजम से ज्यादा एवरेज हो गया। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। तो दुनिया चलती है वेटेड एवरेज पे, इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भाई वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि सिंपल एवरेज नहीं चलेगा, आपको वेटेज देखनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आ जाए, बैक करते हैं वापस, आए जी जरा यहाँ पे क्या करेंगे। अब आप मुझे बता दें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा? ये गलत है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आप बता दें आपको क्या लगता है? सिंपल एवरेज तो 12.5 आ रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। कैलकुलेटर साथ रखेंगे जी। अनस तनवीर, मैं कहता हूँ सोच लें प्लीज, सोच लें। हबीबा फातिमा, महेंद्र, एम हादी, रेडमी साहब सही नाम से आ जाएं जी। अब्दुल करीम का भी सही लग रहा है मुझे। अमाद आसिफ, ठीक है। सतीश ने पहले ये बता दिया था, वेरी गुड सतीश, ठीक है। और कोई ट्राई करेगा? बाकी लोग ट्राई करें यार प्लीज, इतने सारे लोग हैं। क्या लगता है कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वैक कहते हैं। देखें तो थोड़ा सा मैंने कहा हल्का फुल्का फ्लेवर टॉपिक का मिल जाए। आ गया जी, अब्दुल हन्नान का आंसर आ गया जी। ओके, फैजान इतना बड़ा रेट हो नहीं सकता जी। एम उमर जफर का आंसर आ गया, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कैलकुलेटर यूज करेंगे चना? क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है जी, LQ34AX, ठीक है जी, जो भी नाम है आपका सही है जी। सती बिलाल नदीम का आंसर, बिलाल नदीम नहीं, चंदा गड़बड़ हो रही है कुछ, चेक करो क्या गड़बड़ करो तुम। 45 है चंदा, 35 नहीं है, मैथमेटिकल ब्लेंडर हो गया तुम्हारा। 70 + 45 है बिलाल नदीम। रमेश का सही है, स्मार्ट 3+ का सही है, ठीक है जी। हाँ ठीक है, दानियल असलम,
चले जी, मेरे ख्याल से हम लिखना शुरू करते हैं। अब क्या मैं कह दूं, इसका वेटेज 70% है। क्या हम कह सकते हैं इसका वेटेज 70% है आउट ऑफ 100%? इसका वेटेज 30% है। क्या ख्याल है? इसका वेटेज 30% है। वीडियो बंद रखें प्लीज, कोशिश करें वीडियो बंद रखें। तो बस सही है, वेटेज भी निकाल लेते हैं भैया कि इसका अगर 30% है, इसका अगर जो है वो 70% है, तो 10 का 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें भैया। इसकी 70% वेटेज है, 70% वजन है, और 15 को मल्टीप्लाई कर लें 0.3 से। ले जी, आंसर आ गया आपका 11.5, जो कि माशाल्लाह काफी सारे लोगों ने अब सही बता दिया। क्लियर है बात हमें? तो ये बेसिक बिल्कुल बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि एक सिर्फ आपको झलक दिखाई गई है, बहुत बात है। बीटा, एसिड बीटा, इक्विटी बीटा, रिस्क फ्री रेट, आरएफ, अनगियर, रीगियर, सही है। दो बड़े इंपॉर्टेंट कोड होंगे, अनगियर, रीगियर, ये बड़े इंपॉर्टेंट, गियरिंग की बड़ी बातें होंगी हमारे कोर्स में। मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, आईआरआर, केडी, केई, ये सारी बातें, ये सारी कोड वर्ड यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो वैक विल बी अ वेरी, जिसे कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक व्हिच विल हेल्प यू इन मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, चौथे नंबर पे आ जाएं, फिर हमारी सीक्वेंस क्या होगी, बस फिर टॉपिक शुरू करते हैं। चौथे नंबर पे फिर हम जब ये काम कर लेंगे तो हमारा बैकबोन बन जाएगा, बीएफडी का समझे बैकबोन हो जाएगा। देन में हम चले जाएंगे मर्जर एंड एक्विजिशन पे। मर्जर एंड एक्विजिशन की खास बात ये है कि मर्जर एक्विजिशन जो है ना, उसका पेपर में एक सवाल लाजमी है, छोड़ नहीं सकते इसको। और मजे की बात ये है, इसमें ये 3 टॉपिक बहुत हेल्प करते हैं। एक और तो प्रीवियस में आपको कहता, प्रीवियस नॉलेज बहुत हेल्प करेगी। आप मुझे बोले सर मैं लाइव क्लास में मर्जर इक्वेशन ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपको कहूंगा यार थोड़ा दुश्वारी होगी, क्योंकि आपका पीछे का कवर नहीं। आपको वैक पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मर्जर इक्वेशन करेंगे। और अब मजे की बात है, ईमानदारी की बात है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट रिजल्ट और वैक कर लिया तो मर्जर इक्वेशन का अच्छा खासा काम हो गया। अच्छा खासा काम, मतलब आपको अब वहीं से एक्सटेंशन है, ये समझे। इन्वेस्टमेंट रिजल्ट वैक मर्ज होता है और मर्जर इक्वेशन में अप्लाई। मर्जर इक्वेशन आपको पता है, जैज वारिद, ठीक है ना, बैंक्स में बड़े मर्जर देखने को गए पास में, सही है। और अभी क्या कहते हैं, रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि कुछ मर्जर्स की बातें मार्केट में चल रही होती हैं। अच्छा, ये फिर हमारा एक एरिया होगा मर्जर एक्विजिशन एंड डी मर्जर। इसमें एक एरिया डी मर्जर का, कि अगर अलग होना चाहते हैं जी, सेपरेट होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, सेपरेट होकर देख लेते हैं। अच्छा, देन हमारे पास एक एरिया है कंफर्म जो आता है पेपर में, वो हमारे पास आखिरी एरिया होगा फॉरेक्स का, फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक मिनट, फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज और ऐड करता चलूं, एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ी चेंज हो रही जी। वैक कितने वीक्स में होगा जी? वैक में देखिए महीना लग जाएगा। अच्छा, वैक में 2 टॉपिक्स और होंगे। वैक में मैं 2 टॉपिक्स और ऐड करता चलूं। वैक में आपके जो मजीद 2 टॉपिक्स आ रहे होंगे, वैक के साथ ही कवर किए जाएंगे। 3A कर देते हैं और 3B कर लेते हैं। 3A और 3B, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड CAPM। एक ये टॉपिक हो रहा होगा आपका CAPM, और फिर दूसरे नंबर पे जो हो रहा होगा APV, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। बहुत अरसे से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू नहीं आ रहा, आ सकता है। लास्ट टाइम 2018 में आया था, उससे 114 में आया था। तो इस बार मुझे लगता है कि कुछ गैप बढ़ रहा है, तो आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह बिल्कुल मिल जाएगी अब्दुल करीम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। अच्छा, तो ये हमारी सीक्वेंस होगी, चाहे तो उसको नोट कर लें। फॉरेक्स और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमारा 5वां एरिया होगा, और 3 के साथ मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सटेंशन है, ये साथ साथ चल रही होगी। ठीक है जी, एक सवाल यहाँ से लाजमी है, एक सवाल यहाँ से लाजमी है, सही है। एक सवाल मैक्स है, यहाँ से 2 सवाल लाजमी है, 2 सवाल आ सकते हैं यहाँ से, 1 से 2 सवाल, या तो एक वैक से आ जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से आ जाएगा, या दोनों इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से आ जाएंगे, सब टॉपिक और ये। ठीक है जी, 4 सवाल बीएफडी एरिया से बनते हैं आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 मैं कहूँगा कि आपके पास यहाँ पे वेटेज बन रही है। ऑलमोस्ट 80% वेटेज यहाँ पे बन रही होती है, ऑलमोस्ट। इवन तो मैक में इस बार थोड़ा ज्यादा आपके पास एरिया आ गया। तो ये सीक्वेंस होगी, प्लीज इसको नोट कर लें सीक्वेंस को चाहें तो ये हमारा पहला एरिया हमारा तकरीबन काफी टाइम लेगा, दूसरा एरिया भी काफी टाइम लेगा, क्योंकि बीएफडी का बैकबोन है। जब ये एरिया हो गया तो बीएफडी का समझे बैकबोन बन गया, बेस बन गई आपकी। अब जब बेस बन गई इंशाल्लाह, तो अगला टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मगर इसकी भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अच्छे खासे लेक्चर हम रखते हैं, मजे कुछ को छोड़ नहीं सकते, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसका अपना एक मकाम है, इसका अपना एक सवाल आता है। इस बार पेपर में 25 मार्क का आया मर्जर इक्वेशन, 25 मार्क का मर्जर इक्वेशन आया। वो अलग बात है कि 25 मार्क में अच्छा खासा एरिया वैक से कनेक्टेड था, यानी कि वैक इसमें मैं कहूँगा तकरीबन रफली बता रहा हूँ 10 मार्क के आसपास वो वैक था, बाकी मर्जर इक्वेशन था, मगर वो सवाल मर्जर इक्वेशन का कहलाया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जरा, अब आ जाते हैं मैक क्वेश्चन पे, फिर हम जरा टॉपिक पे ऑफिशियली बात शुरू करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ फखर जमान की एग्जांपल को, ये असल में चल नहीं रहे फखर जमान आजकल,
मगर ये कि बीच में इन्होंने कमबैक अच्छा किया पाकिस्तानी टीम में। अच्छा जी, मैक में हमारी सीक्वेंस क्या होगी जी? मैक में हमारी सीक्वेंस इस तरह से होगी कि मैक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एक मिनट वापस दिखा दूं, ये ले जी वापस देखिए, ये ले जी वापस देखिए, रिजवान अब्बास चेक कर लें। ठीक है रिजवान, डन है, आगे बढ़ूं रिजवान? ओके कर दें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो आपने कैफ में पढ़ा था, ये एक इस पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड डिसीजन मेकिंग ये आपने कैफ में पढ़ा हुआ है, मगर ऑब्वियसली यहाँ वापस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि भाई याददाश्त हमारी बहुत कमजोर है, बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं, फर्म, इंडस्ट्री, काम, ये वो, खैर बिल्कुल। अच्छा नहीं, मैक साथ साथ चलेगा जी, मैक कुछ टाइम बाद मैक साथ साथ शुरू हो जाएगा, बीएफडी के साथ साथ मैक चलेगा। शुरू में हम सिर्फ बीएफडी पढ़ रहे होंगे, मगर 2-3 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद भी नहीं, तकरीबन 2 से 3 वीक बाद ऑलमोस्ट हम मैक पे आ जाएंगे, क्योंकि ये एरिया में हेल्प करेगा एनपीवी के सवालों में, ये एरिया में हेल्प करेगा कुछ केस में एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू के सवालों में। तो अच्छा है कि हम साथ साथ पढ़ लें ताकि कनेक्शन बन जाए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ ना, मर्जिंग ऑफ टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड नंबर पे फिर हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर, अच्छा आप लोगों ने नाम सुना है लिमिटिंग फैक्टर का? ऐसे ही मैं आपकी याददाश्त चेक कर रहा हूँ। लिमिटिंग फैक्टर कोई किसी को ध्यान में आता है? मुझे प्लीज चैट के थ्रू बताएंगे, पार्टिसिपेशन करनी है हमने चैट के थ्रू, जल्दी बताएं व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, एनीवन? लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? ठीक है, बॉटलनेक सही है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स बिल्कुल सही है, लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड लेबर, अब्दुल करीम सही कह रहे हैं, एम हादी सही कह रहे हैं, रिजवान अब्बास ठीक है, ठीक है, और बताएं जी बाकी लोग। असद अंसारी लिमिटिंग फैक्टर, हाँ बिल्कुल, लीनियर प्रोग्रामिंग का इससे लिंक है, सही है अब्दुल अनान। लिमिटेड मटेरियल की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, मशीन आर्ट्स की शॉर्टेज है। अच्छा, जब एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आ जाएंगे, मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? जब मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर आएंगे तो फिर आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ही वक्त में मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, मशीन आर्ट्स के मसले भी हैं, तो फिर आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, तो ये जो एरिया है हमारा, क्या कहते हैं, ये ग्रेड ए में से है। याद है मैंने अभी शुरू में कहा था कि ग्रेड ए भी है हमारे कोर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट ग्रेड पे, जो कि हमारी है ग्रेड बी 3, 4, 5, 6, जिसमें हमारा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का एरिया है, जो पेपर में काफी टाइम से डिटेल में नहीं आया, लास्ट में हल्की फुल्की थोड़ी सी इसमें जो है वो बात हुई, मुश्किल नहीं था, आसान था, क्योंकि नीचे ये कैफ 8 में इसका एक मैंडेटरी सवाल है, तो यहाँ पे बीएफडी में हम देख रहे हैं कि इसको इतना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई जा रही। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और नाम बता दें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है, ओहो, ट्रांसफर प्राइसिंग, इस बार हॉट फेवरेट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मगर अब आपके अटेम्प्ट के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट हो गया, ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी इसके आने की, पूरा कोर्स पढ़ के जाएंगे जाहिर सी बात है, मगर ये एरिया थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा सीरियस हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या कहते हैं उसे, बल्कि ट्रांसफर प्राइसिंग को हम चलेंगे यहाँ भी रख सकते हैं, पहले वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा ये है कि बजटिंग से कनेक्टेड है, एंड देन ट्रांसफर प्राइसिंग। पोर्टल में कैसे लेक्चर अपलोड होंगे ये भी बता दिया जाएगा, सीक्वेंस क्या फॉलो होगी ये भी दिखा दिया जाएगा। अभी आप देख लें, पोर्टल में मैं आपको दिखा दूंगा अभी ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे होंगे। एंड लास्ट में ये जो एरिया जो मैंने रेड से लिखा है, ये ग्रेड डी है, यहाँ से एक सवाल कंफर्म है, 1 क्वेश्चन कंफर्म है। बताते हैं अली, टाइमिंग से बात करते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से कंफर्म है, यहाँ से ऊपर से कंफर्म नहीं था, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि ऑप्शनल था, यहाँ मैंडेटरी है, एक सवाल आएगा 15 से 20 मार्क का, और 25 तक भी गया हुआ है, अप टू 25 भी गया हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग के सवाल 25 मार्क तक भी गया हुआ है। ग्रेड बी और सी क्या है जी? ग्रेड बी और सी ये दानियल, ग्रेड बी और सी ये था, मर्जर इक्विजिशन ऑफ फॉरेक्स, ये ग्रेड बी है, ग्रेड, और ये ग्रेड सी है, ये सी है, सही है ना, फॉरेक्स सी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सबमिट मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, अभी इनिशियल डेमो लेक्चर्स हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हर किसी को पोर्टल पे फ्रीली अवेलेबल होगी, कोई मसला नहीं है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे, पोर्टल रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। अच्छा, एक और एरिया इसमें मुझे ऐड करना चाहिए, ब्लू से लिखना चाहिए इसको, मुझे एक और एरिया मुझे ब्लू से लिखना चाहिए, 7वें नंबर पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये आखिर में बहुत ही छोटा सा एरिया है, बहुत ही छोटा सा एरिया है, ये भी ग्रेड ए में पेपर में आने के चांसेस बहुत कम, बहुत थोड़े हैं, ठीक है जी। तो ये मैक का एरिया मैंने आपके सामने रख दिया। लोग अगेन मैं वापस कह रहा हूँ यार, अल्लाह माफ करे, थोड़ा एक क्या कहते हैं,
वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, खैर वैसे सौतेला सलूक करते हैं मैक के साथ, मगर प्लीज देखें पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, और इस बार पेपर के शुरू के 2 सवाल, वैसे ही शुरू के 2 सवाल तो ज्यादा परेशानी हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो ये काइंडली सीक्वेंस है, इसको आप फॉलो करने जरा, ठीक है। इसको नोट कर लें प्लीज यार, 1 मिनट के लिए इसको नोट करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज इसको नोट कर लें कि ये ग्रेड ए में क्या है, इसको खास तौर पे नोट करिएगा, ग्रेड ए में क्या है और ग्रेड बी में क्या है, ग्रेड डी में क्या है, क्योंकि ये है कि लोग वरना मिसकॉन्सेप्शन होता है कि शायद ग्रेड चेंज की एग्जामिनर ने, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसको नोट करें, 1 मिनट में आप क्या कहते हैं। अब जरा जो है ना क्या कहते हैं, ये स्लाइड हम एंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बिल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, पोर्टल में 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टल पे हम कैसे काम कर रहे होंगे, बिल्कुल 1 मिनट में आपको पोर्टल दिखा रहा हूँ। कुछ बात कि पोर्टल पे हमारे लेक्चर्स कैसे अपलोड हुए होते हैं, मैं आपको लास्ट टाइम का दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से, ये पोर्टल आ गया जी, आई होप सबके सामने स्क्रीन मौजूद है जी, स्क्रीन पोर्टल की आ गई, ठीक है जी। अच्छा ये देखें जी, चैप्टर 1 पहला चैप्टर है, सही है, 1 2 3 4 जिस सीक्वेंस में हमारी क्लासेस चलेंगी उसी सीक्वेंस में चैप्टर है, जैसे इन्वेस्टमेंट पहला होगा, फिर इसका एडवांस, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट, कैपिटल राशनिंग, लीज और बोरो, चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स जो हैं वो सॉर्टेड हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर हम वैक पे आ जाएंगे, ठीक है जी। वैक में वैक की कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, वैक के पास सेबर्स का अलग से सेगमेंट रख दिया, क्योंकि अगेन पास सेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया प्ले कर रहे होते हैं, तो उनका एक अलग से सेगमेंट रख दिया। पोर्टफोलियो थ्योरी, सीएपीएम, जो मैंने आपको कहा था 3A 3B, पोर्टफोलियो थ्योरी सीएपीएम अलग होगा, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अलग होगा, मतलब शुरू के जो 6 हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेजल वाला एरिया खत्म होगा, फिर जो 7 8 9 10 11 है यहाँ पे वैक खत्म हो जाएगा, यहाँ तो समझे बेस बन गई, बैकबोन हो गया। अब आप आ जाए सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी चले वैक के साथ मिला लें। बिजनेस वैल्यूएशन, यहाँ से जो कहानी है मर्जर इक्वेशन की शुरू होती है, पहले वैल्यूएशन बैकग्राउंड दिया जाएगा कि मर्जर इक्वेशन से पहले वैल्यू कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक मैं वैल्यू नहीं करूंगा मैं कैसे एक्वायर करूं। अगर मोबिलिन को एक्वायर करना है वारिद को, तो वारिद को किस पॉइंट पे, किस वैल्यू पे एक्वायर किया जाए, वारिद की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो पूरी समझे बात से बड़ समेत जो है कुछ बेंचमार्क सवालों समेत पूरा एक जो है चैप्टर अलग कर दिया गया है। बुक में भी इसी तरह चैप्टर्स हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस का अलग चैप्टर है, बिजनेस वैल्यूएशन अलग चैप्टर है, मर्जर इक्वेशन का अलग चैप्टर है, ठीक है जी। मर्जर इक्वेशन आप देखें ठीक ठाक सवाल नजर आ रहे हैं। फिर अच्छा हर लेक्चर के साथ ये भी लिखा हुआ है कि कितनी देर का लेक्चर है, 59.15 यानी कि 59 मिनट का लेक्चर है ये, ठीक है जी। फिर ये किस डेट का लेक्चर है, 50 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटा 17 मिनट का लेक्चर है, कुछ वीडियोस को तोड़ दिया जाता है, 1 घंटे 16 मिनट का लेक्चर है, कुछ इसमें ब्रेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, नमाज ब्रेक वगैरह जिसमें अभी दिया वो रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं बनेगा, कोई टाइम दिया होगा आपको नोट करने का, वो टाइम नहीं बनेगा। फिर फॉरेक्स आ गया, डी मर्जर आ गया, फॉरेक्स 1, फॉरेक्स को ब्रेक कर दिया मजीद ताकि समझ कवर करने में आसानी हो, फॉरेक्स 2, ठीक है। तो ये सारा सीक्वेंस में अवेलेबल है। फिर मैक पोर्शन शुरू हो गया, मैक पोर्शन 1 डिसीजन मेकिंग, मैक पोर्शन 2 लीनियर प्रोग्रामिंग, मैक पोर्शन 3 मल्टीपीरियड कैपिटल राशनिंग, बजटिंग, टाइम सीरीज बजटिंग के साथ है, पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग है। इसके बाद मैक पोर्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग, वर्किंग कैपिटल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फिर कुछ बीएफडी का ऑनलाइन टेस्टिंग का सीन हो रहा था, तो उसकी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी कि अगर कोई लेट से ऑनलाइन टेस्टिंग हो जाती है तो वीडियो कैसे, मतलब हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उस पर कुछ वीडियोस बनाई थी, वो यहाँ पे पोर्टल पे अवेलेबल हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम पास पेपर, आखिरी वीक के लिए मैंने कुछ लेक्चर्स रखे हुए थे, कुछ 14 के करीब लेक्चर्स आप लास्ट वीक में जो है सॉल्व करे होंगे, ये भी, ये खैर पब्लिक के लिए भी अवेलेबल था, कुछ डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है। अच्छा हर चैप्टर की भी इतना सीक्वेंसिंग है, पहले शुरू के कितने चैप्टर आ गए, 6 चैप्टर आ गए, 6 लेक्चर्स आ गए। फिर जो अगला चैप्टर है वो 1 से शुरू नहीं होगा, वो 7 से शुरू होगा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर कौन से लेक्चर पे, मैं मिसाल के तौर 12वें लेक्चर में, इसका मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है जी। फिर 12 के बाद अगला जो टॉपिक शुरू होगा 13, ये हैंड आउट है, 13 के बाद यहाँ पे 13 भी, 14 15 देन उसके बाद 16, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। बीएफडी एरिया हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, बीएफडी एरिया खत्म हो रहा है हमारा यहाँ पे ना, तो आप देखें 63rd लेक्चर है, बीएफडी का आखिरी लेक्चर 63 है। फिर मैक के लेक्चर की अलग सीक्वेंसिंग है, ये बीएफडी के लेक्चर की सीक्वेंस है 58 59 60, ठीक है जी, रैंडम बीच में, मतलब तो एक ही सीक्वेंस में चले जैसे फिजिकल क्लास चलती है ना, एक सीक्वेंस में चल रही होती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल इतना हमने इसको रखा हुआ है। आप मैक पोर्शन पे आ जाए तो मैक पोर्शन में भी इतना है कि 1 2 3 4 5 6 शुरू के 6 लेक्चर्स आ गए। फिर 6 के बाद जो अगला जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें 7 से शुरू होना चाहिए, ले जी 7 से शुरू हो गया, 7 8 9, फिर 9 पे खत्म हुआ है तो 9A से खत्म हो, तो 9B से शुरू होना चाहिए, लेकिन जी 9B से शुरू हो गया, 9B 10 है। तो ये इंशाल्लाह आपको जैसे कहते हैं ना कि इसी तरीके से इस दफा भी अपलोड किए जाएंगे। 32 पे जाके खत्म हुआ, 63 और 32 95 लेक्चर्स हमारे पास माशाल्लाह है। अच्छा 95 ये क्लासेस हैं, ये वो नहीं है सीन, वीडियोस तो आप देखें बहुत ज्यादा है, वीडियोस तो कितनी डली हुई है, 176 डली है वीडियोस आपको नजर आ रही है, 176 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 176 तो टोटल वीडियोस है, मगर जो लेक्चर जो क्लासेस हैं जो डेज है हमारे वो 95 है। अच्छा एक और काम आप लोगों के लिए किया हुआ है, ये कोर्स ऑलमोस्ट 300 आके आवर्स
250 आवर्स, 300 आवर्स, 250 आवर्स समझ लें। एक और चीज आप लोगों के लिए ऐड की गई थी इस बार, वॉइस नोट्स। जो वॉइस नोट्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे होते थे, ये फ्रीली अवेलेबल, ये भी इतना ऑर्गेनाइज है। इन्वेस्टमेंट अवेलेबल के वॉइस नोट्स हैं, एडवांस के वॉइस नोट्स हैं, ठीक है जी। कितने तकरीबन ये 18, 19, 25, 30 वॉइस नोट्स इन्वेस्टमेंट अवेलेबल के, ऑलमोस्ट 30 वॉइस नोट्स इन्वेस्टमेंट बेसिक्स के। तो वॉइस नोट भी आप आराम से, आपको 2x की स्पीड में सुनना, अब तो खैर व्हाट्सएप पे भी 2x आ गया है, ठीक है। तो 30 यहाँ पे हैं, इसमें अच्छे खासे वॉइस नोट है, 24 इसके मजीद वॉइस नोट्स हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो कड़ी ऑर्गेनाइज रहेंगी, और कोशिश ये की गई है कि आपको दुश्वारी ना हो, बस हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, आसानी पैदा करने के लिए बैठे हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान रहें। अच्छा, एक नज़र हम अब जो है अपनी किताब के उस पर बांट लेते हैं। इंडेक्स है, पिछली बार का इंडेक्स है, इस बार का इंडेक्स थोड़ा अपडेट होगा। तो वॉइस नोट जो है वो बिल्कुल वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होंगे और पोर्टल में भी आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। वो आप सुकून से जब भी टॉपिक को खत्म हो रहा है या कोई किसी सवाल में आप फंस रहे हैं, तो क्वेश्चन वाइज भी वॉइस नोट है और टॉपिक वाइज भी है। किसी स्पेसिफिक पास में फंस रहे हैं तो मगर वो थोड़ा मुझे ज़्यादा ही बनाने, कुछ अभी कुछ टॉपिक के बहुत ज़्यादा है, कुछ टॉपिक के कम है, तो वो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा मैं और बढ़ाता रहूँगा। ये हमारी किताब है जी, सिलेबस, टॉपिकल पास पेपर एनालिसिस, फार्मूला शीट एक अलग कर दी गई है। फार्मूला शीट एक अलग कर दी गई है, ये रही फार्मूला शीट हमारी, के सीक्वेंस में सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला है। फिर एसिड रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले आ गए, फिर कैपिटल राशनिंग के फॉर्मूले आ गए। तो एक ही फॉर्मूले जो है वो जो है आपको मिल जाएंगे। बुक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, बुक की कोई कॉस्ट नहीं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोशिश की जाती है या तो अकेडमी से पिक करनी होगी, या जो कराची से बाहर है उनको कोरियर कर दी जाएगी। जो कराची के अंदर है वो भी बाइके के थ्रू एडमिन से कांटेक्ट करके बुक जो है वो अपनी मंगवा सकते हैं। तो बुक जो है वो समझे, बुक का कोई मसला नहीं है। बुक इंशाल्लाह मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ तो इंश्योर किया जाएगा कि हर बंदे को उसके घर तक पहुंचा दी जाए, या आप अकेडमी से आके पिक कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट, तो ये मतलब पूरी सीक्वेंस में जैसे कहते हैं ना कि किताब है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैक पोर्शन भी फिर इसी सीक्वेंस में। एक एडवाइस ये आई है स्टूडेंट की तरफ से, शायद इसको मैं दो में तोड़ दूं, मैक पोर्शन अलग कर दूंगा, बीएफडी एरिया अलग कर दूं किताब के, ताकि किताब का जो साइज है तकरीबन 867 पेजेस का साइज है फिलहाल, क्योंकि सोल्यूशन भी अच्छे खासे हैं, तकरीबन 400 पेजेस का सोल्यूशन है ऑलमोस्ट। तो 867 पेजेस की किताब लोग कह रहे हैं हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने कहा ठीक है इस बार देख लेते हैं, अगर पॉसिबल होता है और जिसे कहते हैं कि मुनासिब लगता है, तो हम ये कर सकते हैं कि सोल्यूशन का एक अलग से वॉल्यूम बना दें और क्वेश्चंस का एक अलग से वॉल्यूम बना दें। मे बी पॉसिबल, शायद ये वाली जो है क्या कहते हैं हम अप्रोच रखें। खैर, अच्छा, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया था, सिलेबस डिटेल अवेलेबल है ये किताब में, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद लास्ट 7 अटेम्प्ट, ये 9 अटेम्प्ट का एनालिसिस आपको मिलेगा। 8 अटेम्प्ट का रेडी है, 9 अटेम्प्ट का एनालिसिस के क्वेश्चन वाइज, पहला सवाल किस चीज पे आया, कितने मार्क का, दूसरा सवाल किस चीज पे आया, कितने मार्क का, तो ये एनालिसिस इंशाल्लाह किताब में मौजूद होगा। और कुछ टाइम में मैं ये ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा एनालिसिस, कि आपको आइडिया हो जाए कि आप जब 19 का पेपर देख रहे हैं तो आपने कहा कि हाँ यार ठीक है, इसमें जो है ना ये बड़े बड़े टॉपिक्स आए हुए हैं, तो एक सिर्फ आइडिया के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि किस तरह से चीजें पूछी जा रही हैं, कौन सी चीज ज्यादा जिसे कहते हैं एग्जामिनर फॉलो कर रहा है। फॉर्मूला शीट डेडिकेटेड अवेलेबल है, तकरीबन 11 पेजेस की फॉर्मूला शीट है। तो कितने फॉर्मूले हैं, ऑलमोस्ट नंबर हुए हैं फॉर्मूले, 70 फॉर्मूले इसमें रखे हुए हैं। और कोशिश है मेरी इसमें, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और काम कर लूँ। 70 फॉर्मूले तो हैं, मगर इसमें मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और फॉर्मेट्स अगर हो सके, लेट्स सी, देखें वो आगे जाके क्या चेंजेस होती हैं। एंड तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारी। तो अब मैं चाहूँगा हम ऑफिशियली अपने जिसे कहते हैं कि टॉपिक का आगाज़ करें। यहाँ पे किसी का कोई स्पेसिफिक सवाल है अभी तक अप्रोच रिलेटेड, तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क। बुक मैंने आपको बता दिया, बुक आपको मिल जाएगी, बुक की टेंशन ना लें जी। वॉइस नोट मिल जाएंगे जी, व्हाट्सएप पे भी मिलेंगे, पोर्टल पे भी मिलेंगे, दोनों जगह मिल जाएंगे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क। 4 क्लासेस इंशाल्लाह हफ्ते में लाइव हुआ करेंगी, और उनकी रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे इंशाल्लाह रात में सोने से पहले मैं अपलोड करके कवर करूंगा। आईकैप की स्टडी टेक्स से मैंने बात की थी कि उनका लेवल थोड़ा सा ना बहुत मतलब नीचे है। आईकैप के जो पेपर आ रहे हैं उनके लेवल बहुत ऊपर है। स्टडी टेक्स से मैं समझता हूँ पेपर की तैयारी नहीं हो सकती। टाइम टेबल फिक्स होगा इंशाल्लाह जी, वंस हम देख लेते हैं कुछ क्लैशेस वगैरह एडवांस ऑडिट से और टेक्स से मैनेज कर रहे होते हैं वैसे, तो वो हम इंशाल्लाह मैनेज कर रहे होंगे। लास्ट टाइम ही मैनेज कर रहे थे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ लास्ट टाइम वाला टाइम टेबल रख लो। वॉइस नोट का ऑब्जेक्टिव है रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए, क्विक रिवीजन, 1.5-2 मिनट में जल्दी से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है, ये है। अच्छा जी, पेपर में बहुत टाइम लग रहा है, बेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस करके जाएं और कोशिश करें, अगर वो 5-10 मिनट में हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं। वीकेंड में टाइमिंग जो है वो दोपहर की और सुबह की हुआ करेंगी। संडे को सुबह हुआ करेगी, सुबह तो नहीं दोपहर हो जाती है, 12:15 बजे, 12:30 बजे, 12 बजे, इस तरह से। और सैटरडे को हम दोपहर में रखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 5, ठीक है जी। बिल्कुल मनाई साहब से मैनेज हो रहा होता है और सर इमाम नाइम से मैनेज बिल्कुल हो रहा होता है आई थिंक, और इंशाल्लाह इस बार ही मैनेज करेंगे।
ऑडिट से भी मैनेज कर रहे होते हैं वैसे सर इब्राहिम के। अच्छा जी, तो नेक्स्ट में पेपर कैसा आएगा जी, ये एग्जामिनर से पूछना पड़ेगा, वो मैं एग्जामिनर हूँ नहीं, खैर नहीं इंशाल्लाह बेहतर आएगा जी। वीकडे की टाइमिंग 6:30 6:45 से लेकर 9:15 होगी इनिशियली, और बाद में जाके 10 हो जाएगी। अब इनिशियली क्योंकि ईशा 9:15 बजे हो रही है, तो हम 9:15 तक रखेंगे जी। बिल्कुल टेक्स्ट से मैनेज होगा काशिफ, इंशाल्लाह बिल्कुल मैनेज होगा। बिल्कुल हंदला हुदैफा, बिल्कुल ये दोनों क्लासेस मैनेज होते हैं जी, टेक्स्ट और ऑडिट के। ठीक है जी, लेट करने में थोड़ा इशू हो जाएगा, 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है जी, FFR से थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना जी, FFR से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 4 डेज अ वीक क्लास होगी इंशाल्लाह, ताकि कोर्स हमारा टाइमली कवर हो, इसलिए स्टार्ट भी जल्दी कर लिया। ठीक है जी यार, वो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लें सैयद बिलाल, या वो व्हाट्सएप पे डिटेल्स आएंगी तो वहाँ फिल कर दीजिएगा आप, तो वो आपको एडमिन गाइड कर देगा। वो हमारे ग्रुप का एडमिन है, मेरे नंबर के अलावा जो बंदा है ना उसको आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है मोहम्मद अली, हम आगे जाके करते हैं इसको ना इंशाल्लाह, क्योंकि मगरिब हो रही है 7:20 पे, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि 7 7:15 बजे करें। नहीं जी, FFR मैं नहीं पढ़ाता जी, BFD का इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे बस इसके साथ इंसाफ हो जाए इस बार भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आप कितने सब्जेक्ट देने चाहिए BFD के साथ, ये आप मुझे मैसेज करें, ये स्पेसिफिक क्वेरी पे मैं आपको व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है जी, दूसरे सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, किस टाइम पे देने चाहिए पेपर। अच्छा जी, ये आखिर में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगेन, पहले हम जरा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, कि इन्वेस्टमेंट व्हाट इज अप्रेजल जी, अप्रेजल किसे कहते हैं, जवाब दें। अप्रेजल अंग्रेजी का वर्ड है, व्हाट इज अप्रेजल, क्योंकि अप्रेजल का मतलब समझ आ जाएगा तो फिर टॉपिक समझना आसान है। अप्रेजल किसे कहा जाता है जी, कुछ सवाल बड़े मजेदार जवाब आते हैं वैसे अप्रेजल के। अप्रेजल का मतलब होता है इंक्रीमेंट, नहीं 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 भाई अप्रेजल का मतलब इंक्रीमेंट नहीं है, अप्रेजल के बाद इंक्रीमेंट होता है वो सही है, मगर अप्रेजल का मतलब इंक्रीमेंट कहना थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी अंग्रेजी के साथ। अप्रेजल का मतलब है इवैल्यूएट, जांचना, एसेस करना, जज करना। वैसे ही कह रहे हैं वसीम हुसैन, अली खान, ठीक है जी, तूबा अमजद, अब्दुल हनान, उमर अराइन, ठीक है जी, और कौन बता रहे, अब्दुल करीम, सही है। प्रमोशन जो है यार वो अजीब सी बात लगेगी, इंक्रीमेंट उसामा वो बाद में होता है ना चंदा, कोटेशन नहीं, कोटेशन नहीं, असेसमेंट नोमान, असेसमेंट, सतीश सही कह रहे हैं, काशिफ ने सही कहा इवैल्यूएशन, ठीक है जी, और कौन है जी, उमर अराइन ने सही कहा था, उमर दफर ने सही कहा था, ठीक है जी। ऑडिट भी कह सकते हैं सैयद बिलाल, क्या बात है जी, ठीक है जी, नाहिल ने सही कहा है, आशीष दारा ने सही कहा, एसेस करना होता है, बिल्कुल सही है। तो अप्रेजल मींस एसेस, इवैल्यूएट, टेस्ट। आईकैप भी हम एसेस करता है ना, अप्रेज करता है, उसकी बेस पे पता चलता है कि जी हाँ जी क्या मार्क्स आए। जांचना उर्दू में कहते हैं ना, जांचना, तो किस चीज को जांचने की बात हो रही है, किस चीज को इवैल्यूएट करने की बात हो रही है, किस चीज को चेक करने की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट को ही क्यों अप्रेज कर रहे हैं, अप्रेजल जो हो रहा है एम्प्लॉय का तो होता है, वो तो बात की बात है, वो आप BM में देखते हो या MSc2 में तो देखोगे इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने की क्या जरूरत है, इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आप गए और आपने जाके जो है वो मिसाल के तौर पे बाइक पे पेट्रोल डलवा लिया, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। नई गाड़ी खरीदना ये इन्वेस्टमेंट है, बड़ा मोबाइल खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, नई मशीनरी लगाना इन्वेस्टमेंट है। एंग्रो की एग्जांपल है, एंग्रो ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ऑलपर्स लॉन्च करना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट ऐसे आंख बंद करके नहीं की जाएगी। यार आजकल के लोग जो हैं, उसामा प्लीज यार वो वीडियो बन रखे काइंडली, तो लोग बड़ा जिसे कहते हैं कि सोच समझ के पैसा लगाते हैं। तो सोच, एक आम आदमी जब सोच समझ के पैसा लगाता है तो कॉर्पोरेट तो जिसे कहते हैं कितना नाप तोल के पैसा लगाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मींस कि हम इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आया हमारे डिराइव्ड ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा कैसे अप्रेज करें, कैसे अप्रेज करें, इसकी कुछ टेक्निक्स है, सम कॉमन टेक्निक्स, सम यूजफुल टेक्निक्स। क्या है जी, पहली टेक्निक की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास टेक्निक होती है जो दुनिया में बहुत ज्यादा लेमन अप्रोच में भी समझाई जा सकती है आसानी से, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हम कहते हैं ARR, एक है IRR, वो तो बहुत ज्यादा यूज होगा, ARR बहुत लिमिटेड यूज है, शायद आज की क्लास के बाद इतनी बात भी ना हो इस पर। अच्छा आपने दूसरा क्या है जी, मैं बाद में बात करता हूँ, पे बैक पीरियड, ये भी कॉस्टिंग में नहीं था, कैश रेट में नहीं था, पे बैक पीरियड, इसमें डिस्काउंटेड पे बैक भी आता है आगे जाके। तीसरे नंबर पे आता है हम सबका हर दिल अजीज, सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम कहते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। असल जो शेयर होल्डर देख रहा होता है इसको देख रहा होता है, या डिसीजन मेकिंग इसकी बेस पे होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी बहुत हेल्प करता है।
पेपर में एनपीवी और आईआरआर के सवाल ज्यादा बनते हैं, मगर पेबैक और एआरआर भी पेपर में कुछ बार आ चुका है और उसमें जो है वो स्टूडेंट्स को इजी मार्क्स जो है वो देखने को मिले, स्कोर किए जा सकते थे। अच्छा, अब मेरा सवाल है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एक चीज मैं एक बता दूं आपको, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है इसको तो छोड़ दें। ये मैं आज जो आपको बात बता रहा हूँ ना, ये पूरे बीएफडी चलेगी और ये सीक्रेट है, मतलब कुछ बीएफडी के सीक्रेट्स हैं, कुछ बीएफडी की कुछ सीक्रेट रेसिपी है। रेट ऑफ रिटर्न में ऐसे ही लेमैन अप्रोच, एक डॉक्टर से भी पूछेंगे ना रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, तो शायद वो आपको बता देगा। बताएं क्या? एक आम आदमी से पूछे रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। रेट ऑफ रिटर्न में कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहा, मैं कोई वैक की बात नहीं कर रहा फैजान, वो बाद में बात करेंगे वैक वगैरह। रेट ऑफ रिटर्न एक आम इंजीनियर से पूछ लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि अक्लमंद आदमी से पूछ लें, बेवकूफ आदमी से नहीं पूछ सकते। कूपन रेट, ये मुश्किल बातें नहीं करें जी, बहुत आसान बातें करें, बहुत आसान बातें करें। दो चीजें चाहिए, आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न निकालने दो चीजें चाहिए, रिटर्न कितना मिलेगा बहुत अच्छी बात की, निकलेगा कैसे, दो चीजें चाहिए, एक न्यूमरेटर पे चाहिए और एक डिनोमिनेटर पे चाहिए। दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, ऊपर लिखा जाता है, और दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है ना, इतनी बेसिक में मैथ्स आपको बता दी जाएगी, टेंशन ना लें। तो रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालना है तो मेरे ख्याल से वेरी गुड, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, सही कह रहे हैं, इंटरेस्ट अपॉन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट कह देते हैं ज्यादा सही रहेगा, प्रॉफिट या रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। चलो बिल्कुल देसी स्टाइल में बात करते हैं, रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, एग्री करेंगे? ये मैं आपको बताऊं, ये जो फॉर्मूला है, ये जो टेक्निक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कुछ इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं बीएफडी के, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स समझते हैं कि देख के लगे कि यार चकरा जाए बंदा, क्या पूछ लिया, अकाउंटिंग है या वो कह रहे हैं बीएफडी है या मैथ्स है, ये लगेगा। मगर 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 जब आप बैकग्राउंड देखेंगे, उसका थीम देखेंगे, उसकी लॉजिक देखेंगे, लॉजिक ये चली होगी। तो दिस इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ बीएफडी। हालांकि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैक में जब हम वैक पढ़ेंगे, स्पेशली वैक वेटेड कॉस्ट, वहां शायद मैं 2 या 3 बार आपको मुखातिब करूंगा और कहूंगा देखें इनडायरेक्टली आप ये पढ़, इनडायरेक्टली फेस पे कुछ और है, मगर जो बैकएंड पे लॉजिक होगी उसकी वो ये होगी लेमन अप्रोच पे। आप समझ? अच्छा, कितना आसान है रेट ऑफ रिटर्न, कि आपने मिसाल के तौर पे 1000 रुपए लगाए और उस पर अगर आपको सिर्फ 100 रुपए मिले तो कितना रिटर्न हो गया जी? 10% हो गया, इंटू 100 कर दे। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो वैक तो खैर हमने ऐसे ही लिख दिया कि अगर रेट ऑफ रिटर्न हम लिखना चाहें, इस पे एक रेशियो भी होता था, मुझे याद आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न पे वो आपने नाम सुना रोस का, रोस को जानते हैं आप? ROCE, ROCE नाम सुना है आपने रोस का? तो ये सिमिलर टू ROCE है। क्या नाम होता है ROCE का? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही कहा हुजैफा, ए चलता बिल्कुल सही है, सतीश, काशिफ, रेट ऑफ कैपिटल इक्विटी नहीं, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड चंदा रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, बिल्कुल सही है, बेस्ट है। हादी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तहसीन ने बिल्कुल सही कहा, ताशफीन ने इनफैक्ट। तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो ARR है ये सिमिलर टू ROCE है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम या सिमिलर। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वही, सिमिलर का मतलब होता है उस जैसा। ठीक है जी। तो ये आपको जो है क्या कहते हैं, ROCE जो है वो ROCE जैसा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होगा ARR का? ROCE का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताना पसंद करेगा? रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? और जैसे मैंने आपको कहा, बीएफडी की रेसिपी कुछ आपको बताई जाएगी, कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कॉन्सेप्चुअली आखिर तक चलेंगी जी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जी, क्या फॉर्मूला होगा? इसके फॉर्मूले में बड़े इख्तिलाफात होते हैं स्टूडेंट्स को। PBIT, वेरी गुड। कौन कह रहा है जी? अब्दुल गयूर खान, परफेक्ट। अली ने बिल्कुल सही बताया, वेरी नाइस। नहीं हादी, PBIT आता है वैसे ज्यादातर। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, उसामा, PBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो आप। ठीक है, एच अल्ताफ बिल्कुल सही है। NFS बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, परफेक्ट। हादी सही कह रहे हैं, हादी इंटरेस्ट भी बिफोर करो। ठीक है जी। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या PBIT कह दूं मैं मुनासिब लफ्जों में, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, मजे की बात, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इसमें बड़े इख्तिलाफात हैं स्टूडेंट्स को, जो कि बिल्कुल गलत है इख्तिलाफात, बेबुनियाद है जी, बेबुनियाद है। एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है दुनिया में, बताएं कौन सा? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला को बताना पसंद करेगा?
अकाउंटेंट बड़े मतलब हम जैसे कहते हैं स्टूडेंट से बड़ा इख्तिलाफ देखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सतीश का आंसर सही है। टूबा नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब्दुल गयूर खान ने बिल्कुल सही कहा जी। ए चलता परफेक्ट। उसामा वेरी गुड। फैजान नहीं, एक चीज रह गई फैजान इसमें, फैजान एक चीज मिस है इसमें। नहीं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 तो बड़ा शरीफ फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला होता है जी टोटल एसेट्स माइनस माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म माइनस करेंगे तो फिर नेट कैपिटल आ जाएगा, नेट कैपिटल आ जाएगा। यस बिल्कुल सही है साद, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब हमारा टॉपिक ये नहीं है आज, ये तो मैंने कहा सिमिलर है उस जैसा है। हमारा टॉपिक ARR है। अब ARR में क्या होगा? ARR मींस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम ये करेंगे, जब ARR पे बात आएगी तो मैं इसको ARR करना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल वही मैंने कहा ना उस जैसा है। तो PBIT की जगह एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एग्री करते हैं? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल सही है हमारी, परफेक्ट। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और डिवाइड किससे करेंगे फिर हम? एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो मैं साफ सुथरा भी लिख लेता हूँ ARR का फॉर्मूला, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, कि बिल्कुल रेट ऑफ रिटर्न जैसा है कि ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है और नीचे क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये तो रेट ऑफ रिटर्न तो बिल्कुल बच्चों वाली बात थी, बेसिक बात थी, एक आम आदमी को भी समझ आ जाए। तो ये मैंने जैसे कहा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी अगर कॉन्सेप्चुअली आप समझ लेंगे तो BFD में बहुत आसानी होने वाली है। तो ARR का ऑफिशियल फॉर्मूला क्या बना? उसका फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अच्छा अब सवाल है, ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? एनीवन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने सवाल कर लिया फैजान आपसे, आपका सवाल तो बाद में है। हमने आपसे सवाल कर लिया ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया? एवरेज, अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो होता है उसकी लाइफ कितनी होती है अंदाजा? 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो हमने बचपन में बनाया था, साइंस प्रोजेक्ट नहीं भाई। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑल पर लॉन्च करना प्रोजेक्ट था, ओमोर लॉन्च करना प्रोजेक्ट था, किया ने इतनी बड़ी प्लांट लगाया प्रोजेक्ट था। नहीं, प्रोजेक्ट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म 4 साल, 5 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल, इन्फिनिटी भाई। ऐसे प्रोजेक्ट भी देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, परपेचुइटी नाम सुना है? इन्फिनिटी तक जा रही है बात भाई, इनफाइनाइट तक जा रही है बातें। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट तो होता ही लंबे अरसे का है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इन ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3, करते 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 आप चले जाए ईयर एन पे। एन समझते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स। और डिवाइड कितने? अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है, अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो भैया 5 साल के प्रोजेक्ट का क्या मतलब? अच्छा मैं आईकैप से भी कुछ, आईकैप के फ्लेवर से यूज टू कराता हूँ अभी, बस आप 2 मिनट मतलब 2-3 मिनट सबर करें, मैं अभी आपको आईकैप के फ्लेवर से भी यूज टू कराऊंगा आज ही की क्लास में, हल्का फुल्का, कि थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं जजमेंट कैसे यूज करनी होती है पेपर में। जजमेंट, लोग सवाल करते हैं सर हमें समझ ही नहीं आता कि केस 1 है या केस 2 है, हम अजम्पशन ले लेते हैं। नहीं, अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी मैं बात करूंगा कि भैया डोंट में बायोनोमियल थ्योरम लग रहा है, नहीं बायोनोमियल थ्योरम नहीं है भाई, सिंपल है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर एन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय एन। अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड करिए डिवाइड बाय 4। क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकलता है? बाबर आजम का एवरेज कैसे निकालेंगे? सारे रन बाबर आजम के ऐड करेंगे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मैचेस से। किसी फुटबॉलर के एवरेज गोल्स कैसे निकालेंगे? सारे उसके गोल्स ऐड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मैचेस प्लेड से। ठीक है ना? तो बिल्कुल सीधा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए वही बच्चों पुराना तरीका, इन्फिनिटी का प्रोजेक्ट है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये ARR नहीं निकल सकता, फिर उसके लिए दूसरा तरीका होगा, दूसरा टोटका होगा, दूसरी टेक्निक होगी, फिर एनपीवी यूज कर लेंगे उसके लिए, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हम ये करने जा रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, या अगर मैं इसको और ऑर्गेनाइज करूं एवरेज इन्वेस्टमेंट को, थोड़ा आईकैप का हल्का फुल्का मतलब आईकैप के मिजाज से थोड़ा सा आपको यूज टू कराता है।
एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अच्छा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? व्हाट इज ओपनिंग इन्वेस्टमेंट? कैन एनीवन टेल मी? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि लेट्स से हमने कोई मशीन खरीदी है, मशीन भी तो प्रोजेक्ट है, प्लांट लगाया, को पावर प्लांट लगाया, तो बिल्कुल सही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट, वेरी नाइस। बात करते हैं सतीश, इस पे बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आईके का मिजाज मतलब कि कभी कभार चीजें हिडन होती हैं, आपको मतलब आईके पे अज्यूम करा होता है कि ऑब्वियस है ये आपको पता होना चाहिए, इतना जजमेंट तो आप अप्लाई कर सकेंगे, तो वो कुछ हल्का फुल्का फ्लेवर अभी से मैं आज से ही आपको थोड़ा देना शुरू कर दूंगा, वो बात हो रही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब है एट ए क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग का मतलब है साल का आखिर, नहीं साल का आखिर नहीं, प्रोजेक्ट का आखिर। तो प्रोजेक्ट के आखिर में क्या वैल्यू होती है एसेट की, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग डेट पे जो एसेट की वैल्यू होती है उसको प्यार से कुछ कहा जाता है, नहीं कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट बुक वैल्यू को कहते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट वैल्यू को कहते हैं, कुछ और कहा जाता है जी, बड़ी प्यारी उसकी जो है एक टर्म है, क्या कह रहे हैं जी? आरवी, बिल्कुल सही है। आरवी का फुल फॉर्म बता दें जी, आरवी का फुल फॉर्म सैयद बिलाल ने बता दिया है जी। रेसिडुअल वैल्यू, काशिफ, अमाद आसिफ, महिंदर, अब्दुल अनान, एच अल्ताफ, ठीक है जी। एनएफएस, उमर जफर, आशीष, उमामा जाबिर, अब्दुल गयूर, ठीक है जी। सेल प्रोसीड भी कह सकते हैं, वेरी गुड। रेसिडुअल वैल्यू आरवी बिल्कुल सही है, प्लस स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं कभी कभार, डिवाइड बाय 2, सही है ना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बेसिक हमेशा कोशिश करें कि चीजों को आसान रखें। ओपनिंग का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा हाईलाइटेड यूज कर लेते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। और क्लोजिंग का मतलब क्या है जी? क्लोजिंग का मतलब है स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि राइट से तो एवरेज डिवाइड बाय 2 करके निकलता है, सिंपल एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि वेटेड तो है नहीं। तो ये बातें मैं चाहूंगा जरा 1 मिनट के लिए नोट करें आप जरा काइंडली, फिर मैं आपको जरा एक कैलकुलेशन करवाता हूँ कुछ ना, उसके कैलकुलेशन भी तो करें हम जरा, कुछ बातें तो बहुत कर ली, कैलकुलेशन काम भी तो शुरू हो कुछ। वर्किंग कैपिटल आता है, बिल्कुल आता है, साथ में से बात करता हूँ, आप ये बेसिक वाला नोट करो। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा आगे जाके बात कर लेंगे, थोड़ा सा आगे जाके बात कर लेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे एक अच्छा डिस्कशन पेंडिंग है हमारा। नोटिंग करें प्लीज, क्विकली नोटिंग पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, रेसिडुअल वैल्यू वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया कि यार ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, देखो मैं रिपीट करता हूँ, मसला नहीं है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का एवरेज निकालना, एवरेज स्टॉक ऐसे ही निकालते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओपनिंग डेट पे जो वैल्यू होती है उसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो क्लोजिंग डेट पे वैल्यू होती है उसे हम रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। क्या ख्याल है? क्लोजिंग डेट पे जो वैल्यू होती है एसेट की उसे हम रेसिडुअल वैल्यू, आरवी या स्क्रैप वैल्यू कह रहे होते हैं, सही है ना? नोटिंग हो गई है? तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बेस्ट है, बेस्ट हो गया जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा अब जरा यार ये क्या कहते हैं, ये बातें अगेन हमारी किताब में लिखी हैं, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल भी काफी सारा जो है वो कंटेंट अवेलेबल है, ताकि कोई थ्योरी रिलेटेड चीज आ जाए तो हमें परेशानी ना हो। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये हम आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा पहले यार जरा एक कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं ताकि कुछ फ्लेवर मिले कि पेपर मतलब जैसे कहते हैं ना कि किस तरीके से चीजें हम लेके चल रहे हैं। अच्छा जी देखिएगा जरा प्लीज, सरफराज को कल देखेंगे, फखर जमान इत्तेफाक से आज नाम आया था इनका, पहली जैसे कहते हैं उसमें ओपनर भी है हमारे पाकिस्तानी टीम के, चलिए इनसे ओपन करते हैं जी। क्या कह रहे हैं जी? कैलकुलेट एआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर फखर जमान लिमिटेड मीट्स द टारगेट रिटर्न। वजन सवाल आपके सामने, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? और आपको फॉर्मूला पता है, रजिस्टर में सब कुछ लिखा हुआ है, आप प्लीज इस को सॉल्व करिए, मुझे बता दीजिए इसका एआरआर क्या आएगा। 2 आंसर एक्सपेक्टेड है, नॉर्मली स्टूडेंट से एक सही होगा और एक गलत होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिकॉर्डिंग में पॉज करूं ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं वो खुद से करें प्लीज, ठीक है? खुद से करेंगे जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए फखर जमान साहब ने लगा दिए जी, 1000 मिलियन, स्क्रैप वैल्यू 50 है, टैक्स रेट 25 है जी इन पे, स्मॉल कंपनी वाला टैक्स रेट लग रहा है इन पे शायद। टैक्स रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15 है, टारगेट का मतलब है कि जो मार्केट में चल रहा है, और प्रॉफिट इनको बता दिए हैं वही है 100, 120, 125, 135। एआरआर आपने निकालना है जी, अकाउंटिंग रेट रिटर्न। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे पेपर में, कोशिश ये करें जब भी कोई चीज निकालने को आए और अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, उसका फॉर्मेट पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो कुछ भी पता है आप लिख दें, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। मैं और आगे कुछ नहीं बताऊंगा, कंटिन्यू करेंगे जल्दी से इसमें, ठीक है? उमर अनाइन का आंसर, सैयद बिलाल का आंसर, और काशिफ, प्रदीप और हाँ काशिफ, इन लोगों का आंसर सेम आ रहा है। लाइबा का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है? अब्दुल गयूर खान का डिफरेंट आ रहा है। अमाद आसिफ का मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है ये?
किसी से मैच हो रहा है, ठीक है। दानियल असलम का भी मैच हो रहा है किसी से, उसामा अयूब का उमर जफर से मैच हो रहा है आंसर, ठीक है। और कोई बताए शाबाश आंसर, क्विकली बताएंगे आंसर। दोनों मोस्ट कॉमन आंसर को कहते हैं, सजेस्टेड आंसर दोनों आ गए, अब एक्चुअल आंसर देखते हैं क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया सबने। अच्छा अब मैं जरा सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे। मैंने देखा जी ARR का आया, तो पहले मैंने काम क्या करना है, पहला काम ही पेपर में ये करना है, ARR लिख देना है। अच्छा इसमें ना एक चीज क्लियर नहीं है शायद, जिसकी वजह से आंसर 2 आ रहा है, सही है ना। मैं उस पर बात करूंगा कि ऐसा क्या है, क्यों हुआ ऐसा। अच्छा ARR का फॉर्मूला क्या है जी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। ठीक है अहमद अली समीप, देखते हैं अभी, चेक करते हैं व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। अच्छा पहले आसान काम कर लेते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, अनडिस्प्यूटेड नॉन कंट्रोवर्शियल, फिगर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या थी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एक मिनट अजान के बाद बात करता हूँ, एक मिनट अजान कंप्लीट हो जाए, सॉल्व करो, अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं बात को जी। तो भाई एक मसला रह गया छोटा सा, प्रॉफिट। यार मसला ये है कि ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा है, बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है, क्या लगता है आपको। यही फर्क है मेरे ख्याल से। एवरेज इन्वेस्टमेंट तो सबने सही कर ली, एक आध मसला था वो चैट में मैंने देख लिया, माशाल्लाह कुछ लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है आपका क्या ख्याल है, ये नेट है। अच्छा एक मिनट और आसान करते हैं, ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा होना चाहिए, दिस वन। देखिए ना अब क्रिटिकल एनालिसिस हुआ ना, आसान बातें तो कर ली, अब थोड़ा क्रिटिकल भी कर ली। कौन सा प्रॉफिट होता है दुनिया में, जब खाली प्रॉफिट लिखा होता है तो आज के बाद उम्र भर के लिए ध्यान में बिठा लें, जो खाली प्रॉफिट लिखा होता है तो ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट होता है। नेट नेट नहीं समझे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट का मतलब है सब कुछ माइनस करने के बाद, अरे बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल माइनस ऑल कॉस्ट, सुना है बचपन से आपने, सेल माइनस ऑल कॉस्ट, सही है ना, ये होता है ना प्रॉफिट। तो भाई टैक्स भी तो कॉस्ट है, जब तक टैक्स माइनस नहीं करोगे फाइनल प्रॉफिट थोड़ी आएगा, क्या ख्याल है। तो ये जो प्रॉफिट हम लेते हैं ARR में, ये कौन सा प्रॉफिट लेते हैं जी, ये नेट लेते हैं। नेट का मतलब है PAT या PBT, हाँ PAT या PBT, नेट प्रॉफिट का मतलब है PAT, पैट, ठीक है ना। पाकिस्तान आवामी तहरीक नहीं भाई, ये नाम नहीं है, अल्लाह माफ करे, खैर। तो भैया ये पैट है, पैट में सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड, ज्यादा महज़ब वर्ड है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा नाम लें इसका जी। अच्छा अब आ जाए जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लॉजिक मैंने बता दी कि प्रॉफिट का सारा। अच्छा अब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ ये कौन सा है जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये PBT है या PAT है। अगेन ICAP में भी इस तरह से नहीं बताया जाता, आपको थोड़ा जजमेंट, थोड़ी सी अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जजमेंट यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा। क्या कहते हैं जी, एज अल्ताफ नहीं, मैं एग्री नहीं करता। फैजान अली शेख एग्री करता हूं मैं आपसे, ताशफीन सही कह रहे हैं, सतीश सही कह रहे हैं, उमर जफर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्यों, लॉजिक बताता हूं मैं आपको। देखिए मेरे हिसाब से ये जो टैक्स है ना, सॉरी ये जो प्रॉफिट है ना, ये है P, कौन सा वाला, बीच में क्या लिखूंगा मैं थोड़ा सा चिरखानी कर लेते हैं आपके साथ, PAT या PBT, P A या B, PBT, PBT भैया PBT। क्यों 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 क्यों, वजह इसकी ये है कि इसने, अगर आप गौर करें, टैक्स रेट दिया हुआ है। अगर ये PAT होता तो भैया टैक्स रेट का तो काम ही नहीं था, काम ही नहीं था, है ना। देखो इंप्रेशन सिग्नल, मैं जो कह रहा था ना ICAP का फ्लेवर हल्का फुल्का, अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो अभी हैबिट बन जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, हैबिट बन जाएगी, आदत डलवानी है आपकी। खैर अभी को मसला नहीं, कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा ICAP से भी फ्रीक्वेंसी मैच होने में टाइम लगता है, ठीक है। ICAP के मिजाज से, हाँ क्या बात है आपकी, बिल्कुल सही है, उर्दू का बड़ा अच्छा आपने यूज किया। तो कहने का मतलब है टैक्स रेट दिया है तो यार इनडायरेक्टली सिग्नल क्या दे रहा है कि नहीं यार टैक्स रेट दिया है, हमने मेहनत की, ICAP ने सवाल मेंशन किया, तो भाई बेहतर है कि आप इसको PBT माने, हालांकि बताया हुआ नहीं है इसने, मगर चूंकि टैक्स रेट गिवन है, ये वही वाली बात है जो टैक्स में होता है ना कि भाई अगर कुछ नहीं लिखा होता हम एज्यूम करते नहीं है कि टैक्सेबल ही है, एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट एज्यूम कर लेंगे तो भाई तो सवाल इतना सा हो जाएगा टैक्स का, ठीक है जी।
यार ये प्रदीप बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, तो पीबीटी शुगर सही हो गया। अच्छा, कितने लोगों ने पीबीटी लिखा था, इसको पीबीटी लिया था? ये बल्कि अभी सवाल नहीं करते ना, अगर ये पीबीटी है तो इसका मतलब इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ताकि क्या आ जाए, टैक्स माइनस करना पड़ेगा ताकि क्या आ जाए, पीएटी आ जाए, पैट आ जाए। तो मेरे ख्याल से गेम जो है करते हैं कि टैक्स कितना है, 25%, 25 रुपए का टैक्स माइनस कर लें, 75, 30 रुपए का टैक्स माइनस कर लें, 90, 25 का टैक्स माइनस कर लें, 31.25, यानी कि 93.75। ऐसा ही है भाई, कैलकुलेटर यूज कर लेना भाई। मैं तो थोड़ा मैथमेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ चीजें, मगर आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। 33.75 मेरे ख्याल से, चेक कर लो यार, शायद 33.75 मे बी। तो ये हो जाएगा 101, 102 नहीं, 102 नहीं होगा, 101.25। थैंक यू अब्दुल करीम, थैंक यू। तो ये पीएटी है जी। अब आप पीएटी के बेस पे काम कर लीजिए। अच्छा, मैं एक मैजिक ही बताऊंगा, एक ऐसा मैजिक होगा आप सबका आंसर एक ही झटके में मैच कर जाएगा, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड अमाद। से मैं एक बताने वाला था, आप जिन लोगों का आंसर गलत आ रहा है, जो अभी देखेंगे उनको लगेगा कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, उनको एक झटके में आंसर सही हो जाएगा। बताता हूँ, एक सिंपल एक एडजस्टमेंट करेंगे, मैथमेटिकल शॉर्टकट है, मैथमेटिकल शॉर्टकट। वो मैथमेटिकल शॉर्टकट क्या है? हाँ, बहुत सारे लोग बता भी रहे खुद चैट में, वेरी गुड यार, दैट्स ग्रेट। ठीक है ना, ये दिमाग आपने लगाना है जी। बीएफडी की बहुत अच्छी बात ये है कि ये आईएफआरएस कितना या आईजेक कितना नैरो नहीं है, ये बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो इसमें ये है कि जितना आप चाहें अपना ब्रेन यूज करें। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट बता दें भैया। बिल्कुल नेट करते हैं आंसर को, 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं। माशाल्लाह मैथ सबकी अच्छी है जी। चले जी, ये कितना आ रहा है बताएं जरा प्लीज यार, एवरेज प्रॉफिट यार, ये मुझे बिना कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 90 आ रहा है क्या? पूरा पूरा 90 आ रहा है, ठीक है जी। 90 आ रहा है तो बस गेम खत्म हो गई। 90 डिवाइड बाय 525 इनटू 100, व्हाट इज एआरआर? एआरआर कितना हो गया? 90 डिवाइड बाय 525 इनटू 100, तो एआरआर आ गया कितना जी? 17.14। कितने लोगों ने 17.14 पहले से निकाल लिया था? मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग कि पहली विकेट आपकी नहीं गिरी फखर जमान की। जी कितने लोग हैं जरा बताएं जरा प्लीज। ओके, अब्दुल करीम, काशिफ, अब्दुल हनान, ओके, और अब्दुल करीम, अहमद आसिफ, उमामा जाबिर, एम हादी, उमर जफर, ठीक है जी। रमेश का मैच हो गया, अहमद अली, साद, ओके फैजान अली शेख, एनएफएस, ठीक है जी। आशीष का सही हो गया, दैट्स ग्रेट आशीष, गुड, ठीक है। मेथड वाज राइट, आई टुक द रॉन्ग टैक्स रेट। ओ, टैक्स रेट रॉन्ग लेना तो गलत हो जाएगा। उसामा अयूब का ठीक था, गुड, ओके, कोई बात नहीं। अब अभी गलती भी हुई है तो टेंशन की क्या बात है, पेपर में थोड़ी गलती हुई है, पेपर में गलती थोड़ी हुई है तो पेपर में गलती नहीं करनी। अभी हो जाए कोई मसला, अभी तो मैं चाहता हूं कि जितनी गलतियां सामने आ जाए, जितनी गलतियां सामने आ जाए ताकि परेशानी ना हो। यही तो मिस्टेक लॉग है, यही तो आपने अब नोट बना लिया अपना। यहाँ पे तो आपने एक नोट, जिनका गलत हो गया वो मैं बात नहीं करता, मिस्टेक का रजिस्टर, मिस्टेक की लिस्ट, तो आपने कहीं मिस्टेक की लिस्ट में पहले मिस्टेक ऐड कर ली कि जी जब भी आगे के बाद प्रॉफिट लिखा होगा तो हम उसको वो करेंगे, और टैक्स रेट दिया हुआ है तो हमने इसीलिए उसको पीबीटी कंसीडर किया। अच्छा, एक चीज और छोटी सी मैं बताना चाह रहा, जिन लोगों का आंसर 22 पॉइंट समथिंग आ रहा था, क्या आ रहा था, 22 कुछ आ रहा था यार, चैट में देखना पड़ेगा, प्रीवियस चैट में मैं देखता हूँ जरा। 22 पॉइंट समथिंग कुछ लोगों ने आंसर निकाला था, क्या था उनका आंसर बताएं जरा। 22 पॉइंट कितना था, तो शॉर्टकट ही बताना चाह रहा हूँ ना मैं। 22.85 था यार। आप लोग डायरेक्ट है ना ऐसा करो, इसमें से 1 माइनस टैक्स रेट कर दो। ये 1 माइनस टी बड़ा इंपॉर्टेंट कोड वर्ड है, इनडायरेक्टली आप समझे, मैंने आपको हल्का फुल्का एक टीजर दे दिया अगले आगे जाके कॉन्सेप्ट का। 1 माइनस टी का एक कॉन्सेप्ट होता है बड़ा प्यारा बीएफडी में, ठीक है, बहुत बार इस्तेमाल होता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। 1 माइनस टी मीन्स 1 माइनस टैक्स रेट। तो जरा चेक करो आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर यही आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर का ही तो मसला है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बस मुझे बता दो, फिर मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूँ। मुझे जरा थ्योरेटिकल एरिया बता दो, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि थ्योरी पेपर में आती है जी, क्योंकि थ्योरी को छोड़ नहीं सकते ना, पहली क्लास से बात करनी है। एडवांटेजेस क्या है एआरआर के, क्या ध्यान में आता है, जल्दी से बताएं, 2 मिनट है हमारे पास, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है। फिर थर्सडे आज प्लीज कोशिश करिएगा, कल फ्राइडे सूर्य कैफ की जरूर तिलावत करें, सूर्य कैफ की तिलावत की बड़ी इंपॉर्टेंस है। थर्सडे इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू भी रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, और क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह उसमें ही बात कर लेंगे जी। तो क्या थे, इजी टू कैलकुलेट, वेरी गुड वेरी गुड, इजी टू कैलकुलेट, टाइम सेविंग है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंटरप्रेट, वेरी नाइस, इजी टू इंटरप्रेट, किसी डॉक्टर इंजीनियर को भी दिखाएंगे ना समझ जाएगा, इजी टू इंटरप्रेट, ठीक है। टाइम सेविंग है, वेरी गुड वेरी गुड, टाइम सेविंग है। अच्छा, नुकसान क्या है जी, इसके बहुत नुकसान है जो आगे जाके क्लियर होंगे, जो आगे जाके क्लियर होंगे। ब्रीफली ब्रीफली बात कर लेते हैं।
based on profit which can be manipulated, नहीं समझे? डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दो, which can be manipulated, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दें आप, प्रॉफिट हिल गया, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन कैश, कैश असल चीज होती है, प्रॉफिट असल चीज नहीं होती। मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसको बोला आपका प्रॉफिट आया ठीक ठाक, उसने बोला मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? कहता है मेरे पास कैश ही नहीं है। फिर मैंने उसको समझाया बड़ी मुश्किलों से, मैंने कहा यार ये आपका जो प्रॉफिट है ना, ये रिसीवेबल से फंसा हुआ है, ये डेटर से फंसा हुआ है। आप पैसे वापस मांगे अपने लोगों से, आपको मिल जाएंगे पैसे, तो आपको कैश मिल जाएगा। मगर लोग दुनिया में आज भी प्रॉफिट को नहीं मानते, वो किसको मानते हैं? कैश को मानते हैं। और हकीकत भी यही है, कैश असल चीज है। प्रॉफिट तो आपको पता है खुशी की चीज है, ऐसी खुश हो जाता है बंदा, असल चीज नहीं है, ठीक है ना। तो एस्टिमेट कैन बी रॉन्ग, ये क्या बात की आपने, जबरदस्त। एस्टिमेट चेंज हो जाते हैं, वेरी गुड। रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट कैन बी इशू। एक और बड़ा मसला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समझते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाँ बस मैं एंड करूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनपीवी में कंसीडर होगा, आईआरआर में कंसीडर होगा। तो ये मोटे डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन का भी मसला रहता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू को इग्नोर करता है, वेरी गुड। बुक वैल्यू पे काम करता है। टैक्स रेट चेंज हो सकते हैं, वेरी गुड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशन, कोविड आ गया जी, इस वजह से कम हुआ, ये बता ही नहीं रहा हमें, ये तो सिर्फ आंसर बता रहा है कि जी खराब है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, ये मुझे बताएं कि ये अचीव कर रहा है अपने टारगेट को या नहीं कर रहा। इसका एआरआर 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो आप मुझे बता रहे हो, क्या ये अपने टारगेट को अचीव कर रहा है? 17.14 आ रहा है, टारगेट इसका 15 है, क्या टारगेट अचीव हो रहा है? टारगेट का मतलब है कि जो मैनेजमेंट ने कहा यस वो अचीव हो रहा है, यस, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अचीव हो रहा है। मगर मसला ये है कि यार ये टेक्निक कुछ ना मतलब मजेदार नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। एडवांटेज है बहुत छोटे से, मगर डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। तो ये एडवांटेज हमारी किताब में भी लिखा है आई गेस, मगर आप चाहो तो नोट भी कर लो, ठीक है। अच्छा, ये पहली क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। 9:50 में नमाज का भी टाइम हो रहा है, आई थिंक वी हैव ओनली 2 मिनट। अभी जो क्लास के टाइमिंग होंगे सुन लें, 6:30 6:45 के दरमियान हम क्लास शुरू किया करेंगे 6:40 तक, और इंशाल्लाह 9:15 पे भी हम एंड कर दिया करेंगे। कुछ टाइम तक ये टाइमिंग्स रहेंगे, कुछ टाइम बाद ये टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे और ये टाइमिंग 10:15 तक चले जाएंगे, मगर थोड़ा बाद, अभी नहीं, थोड़े बाद, ठीक है जी। तो हमारे डेज क्या है जी, थर्सडे है, हमारा डे फ्राइडे है, ठीक है। इन दोनों दिन ये टाइमिंग होंगे जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह सैटरडे को दोपहर में टाइम हुआ करेगा, सैटरडे को हम दोपहर में मिला करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, 2:30 से रख लिया करेंगे, 2:30 से 5:30, 2:30 से 5:45, ठीक है। किसी को कोई क्लैश फ्लैश हो एडवांस ऑडिट से या एडवांस टैक्स से तो मुझे बताएं, मैं फिर देख लेता हूँ उसको। और संडे को इंशाल्लाह हमारा टाइम होगा 12:15 बजे से लेके, और आपने नींद वगैरह पूरी कर लें आप लोग, अभी अच्छे दिन है, 2:30 तक, 2:45 तक, इनफैक्ट 2:45 तक। तो ये हमारा सैटरडे संडे का टाइम हुआ करेगा, और थर्सडे फ्राइडे का टाइम मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। बीकॉम के पेपर का यार वो फिर कर लेंगे, वो अगर आप यार एडमिन को कांटेक्ट कर लें, अब्दुल अनान। क्लासेस कल भी क्लास है, यस कल क्लास है जी, बिल्कुल है, कल भी क्लास है। टेम्पो बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये कि 4 क्लासेस हफ्ते में अभी 4 लगातार हो जाएंगी तो अच्छा एक टेम्पो ही बन जाएगा, ठीक है जी। चलें यार, आई होप सेशन कुछ यूजफुल रहा होगा, और प्लीज जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्लासेस कंटिन्यू करें, डेमो लें आराम से, सुकून से, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जून के एंड तक भी आराम से, जिसे कहते हैं टेस्टिंग करना चाहते हैं, आराम से देखें चीजें। कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको टाइमली रिस्पॉन्ड करूं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह करता आ रहा हूं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह यार बस जिसे कहते हैं जितना मैक्सिमम इंसाफ कर सकता हूं वो आपसे साथ किया जाए, क्योंकि यार जाहिर सी बात है जिम्मेदारी है, आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। तो बस ये अल्लाह यार इस जिम्मेदारी को इस बार भी बखूबी जो है वो निभाने की मुझे तौफीक अता फरमाए, और आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अस्सलाम वालेकुम।